मैं येतियन सेक्ट का 5000 साल पुराना एंसेस्टर था और मजे की बात यह थी कि अपनी इतनी लंबी जिंदगी में पहली बार शादी करने जा रहा था। लेकिन असली मसाला तो ये था कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो सिर्फ 18 साल की लड़की थी, जिसे असल में मेरी कॉन्क्वाइबाइन बनना था। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरी पीठ पीछे हंस रही थी। कोई मुझे बूढ़ा मॉन्स्टर बोल रहा था तो कोई कह रहा था कि मैं ताजा फूल तोड़ने निकला हूँ। लेकिन इन जोकरों को क्या पता था कि मैं कोई धर्मात्मा ओल्ड मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इस कहानी का असली विलन था। पिछली जिंदगी में भी मैं यही येतियन सेक्ट का एंसेस्टर था, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी इज्जत और रेप्यूटेशन के चक्कर में सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी। मैंने यायान नाम के उस प्लॉट आर्मर वाले हीरो को 3 साल का एग्रीमेंट दे दिया। फिर वही घिसा पिटा हीरो वाला ड्रामा शुरू हुआ। वो हर स्टेप पर ताकतवर बनता गया, मेरे सारे मौके लूट लिए, मेरी अपनी शिष्या तक को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और आखिर में मेरी आत्मा निकालकर 10,000 साल तक लालटेन में भूनता रहा। हीरो लोग सच में बड़े दयालु होते हैं दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में, लेकिन इस बार किस्मत ने यू टर्न लिया था। मैं दोबारा जन्म ले चुका था और मेरे साथ आया था विलन सिस्टम। अब अगर मुझे जिंदा रहना था तो हीरो की किस्मत, उसके मौके और उसका पूरा फ्यूचर मुझे ही लूटना था। सामने याफान अपनी शादी की तैयारी में खड़ा था और उसे देखकर मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। विलन इसलिए नहीं मरते कि वो बुरे होते हैं, विलन इसलिए मरते हैं क्योंकि वो ज्यादा बकवास करते हैं और सही समय पर हिचकिचा जाते हैं। और मैं इन दोनों बीमारियों का इलाज कर चुका था। अगले ही पल मैं सीधे शादी के हॉल के बीचों बीच प्रकट हो गया और शांत आवाज में बोला, ये शादी अब मैं करूंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर इंसान के दिमाग में ऐसे गूंजी जैसे 100 बिजली एक साथ गिर गई हो। उसी पल याफान को महसूस हुआ कि एक डरावनी आभा उसे पूरी तरह जकड़ चुकी है। उसकी हड्डियां दबाव से चरमराने लगी। फिर भी हीरो वाली अकड़ नहीं गई। उसने खून से भरी आंखों से मुझे घूरते हुए दहाड़ा, तू है कौन? आज मेरी और चूली की शादी है, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये कोई आम जियानशिया कहानी होती तो अब उसकी रिंग में बैठा बूढ़ा जाग जाता, हीरो को पावर अप देता, 2-4 स्टाइलिश मूव्स दिखते और जनाब किसी तरह जान बचाकर भाग जाते। लेकिन अफसोस, मैं कहानी पढ़ने नहीं, कहानी की स्क्रिप्ट फाड़ने आया था। मैं अपनी जगह से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। याफान कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे कुछ बिल्कुल साधारण मुक्के उसके चेहरे और सीने पर बरस चुके थे। बेचारा हीरो हवा में ऐसे उड़ा जैसे किसी ने तोप से गोला दाग दिया हो और सीधा दीवार में ढंस गया। मैंने नफरत भरी नजर से उसे देखा और हाथ झाड़ते हुए हंसा। बस इतनी औकात थी और खुद को चुना हुआ हीरो समझता है। फिर जेब से रूमाल निकालकर अपनी उंगलियां ऐसे साफ करने लगा जैसे अभी किसी कूड़े को छू लिया हो। तभी उसकी रिंग के अंदर छिपी बूढ़े संत की बची खुची आत्मा उसे बचाने के लिए बाहर आने ही वाली थी। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। उसने डर से सिर उठाया तो देखा कि मेरी नजर सीधे रिंग के आर पार उसे घूर रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, ओ तो यही है तेरा चीट कोड, एक अधमरी सेंट सोल, यही तेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सुन बूढ़े, अगर अगले ही पल अपनी आत्मा राख नहीं बनवानी तो चुपचाप रिंग में पड़ा रहे। बूढ़े ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर दबा ली। उसे साफ महसूस हो गया था कि मैं चाहूं तो सिर्फ एक ख्याल से उसकी आत्मा मिटा सकता हूँ। अब मेरी नजर दुल्हन चूली पर गई जो अभी भी डर से पत्थर बनी खड़ी थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। 9 इन मिस्टेक आइज बॉडी, और वो भी उस कचरे जैसे लड़के के पास। सच में किस्मत भी कभी कभी बहुत घटिया जोक मारती है। मैंने बिना जरा भी नरमी दिखाए उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ उठा दिया। चूल्ही डर से कांपते हुए बोली, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि हवा तक हिल जाए। उसके सामने उसका परिवार और उसका महान मंगेतर दोनों कागज की तरह कमजोर साबित हो चुके थे। यही था कल्टीवेशन वर्ल्ड का असली नियम, ताकत ही इंसाफ है। मैंने शांत स्वर में कहा, तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, मेरे साथ चल और मेरी फर्नेस बन जा। बदले में मैं तेरे असली परिवार को ऐसी दौलत, ताकत और अमर संसाधन दूंगा जिनके बारे में लोग सपने भी नहीं देख सकते। दूसरा, उस कबाड़ हीरो के लिए वफादार बनी रहा, फिर मैं तेरे पूरे खानदान का सफाया करके तुझे लाश की कठपुतली बना दूंगा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी और यही सबसे डरावनी बात थी। चूल्ही की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। आंसू उसके गालों पर बह निकले और उसने धीरे से आंखें बंद करके कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, शाबाश, समझदार लड़की हमेशा लंबी जिंदगी जीती है। मैंने अपनी बांह उसके चारों ओर लपेटी और अगले ही पल हम दोनों आसमान में उड़ चुके थे। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, डिंग, सफल लूट पूरी हुई। हीरोइन चूली पर कब्जा, इनाम 2000 फेट पॉइंट्स। मेरे शरीर की कल्टीवेशन तुरंत डेली पड़ने लगी, मानो अगला ब्रेक थ्रू बस दरवाजे पर खड़ा हो। मैं 9 काले ड्रैगनों द्वारा खींचे जा रहे ताबूत रथ के ऊपर खड़ा नीचे कांपती भीड़ को देखकर बोला, आज से छू परिवार येतियन सेक्ट की सुरक्षा में रहेगा। फिर मेरी नजर मलबे में दबे यायान पर पड़ी। एक पल के लिए मन हुआ अभी इसका खेल खत्म कर दूं, लेकिन अगले ही पल मैंने वह ख्याल छोड़ दिया। अभी इसे मारने से थोड़े से फेट पॉइंट्स मिलते, ऊपर से स्वर्ग की नजर भी मुझ पर पड़ जाती। इससे बेहतर था कि इसे जिंदा छोड़ दूं, बिल्कुल उस बकरे की तरह जिसे मोटा करके ईद पर काटा जाता है। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, 30 साल नदी के इस पार, 30 साल उस पार। अरे पहले 30 साल जिंदा तो रह ले, फिर लहरें बनाना। अगले ही पल 9 काले ड्रैगनों की दहाड़ से पूरा आसमान कांप उठा और हमारा रथ लाल बादलों में गायब हो गया। पीछे से बर्बाद हुआ चू परिवार और मिट्टी में पड़ा यायान रह गया। उसके चेहरे से खून बह रहा था, नाखून जमीन में ढस चुके थे और वो पागलों की तरह चीखा, याडिंग तियान, मेरी पत्नी छीनने का बदला मैं जरूर लूंगा।
एक दिन तुझे अपने हाथों से मारूंगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन रिंग के अंदर बैठा बूढ़ा एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि यायान की चमकती हुई किस्मत अब तेजी से बुझने लगी थी। लॉन्जेविटी हॉल के अंदर चुली एक विशाल जेड बेड पर बैठी थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके हाथ बेडशीट को कसकर पकड़े हुए थे। मैं उसकी तरफ भागा नहीं, बल्कि आराम से स्पिरिचुअल वाइन के 2 कप भर दिए। ये 10,000 ईयर स्पिरिट मैरो से बनी थी। एक आम इंसान इसका सिर्फ एक घूंट पीकर अपनी जिंदगी 100 साल बढ़ा सकता था, और एक कल्टीवेटर 10 साल की कल्टीवेशन बचा सकता था। वो ट्रैश तुम्हें ये कभी नहीं दे सकता, लेकिन मैं दे सकता हूं। मुझे परवाह नहीं। आखिरकार चुल्ली फट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो यार्डियन को घूरते हुए बोली, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन किसी और की औरत को जबरदस्ती छीन लेना कौन सी काबिलियत है? ब्रदर याफान, अभी तुम जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास डिटर्मिनेशन और टैलेंट है। उसके बोल पूरे होने से पहले ही मैंने बात काट दी और कप उसके होंठों से लगा दिया। छोटी लड़की, तुम अभी बहुत भोली हो। इस दुनिया में टैलेंट और डिटर्मिनेशन की कोई कीमत नहीं होती जब सामने एब्सोल्यूट रिसोर्सेज और बैकग्राउंड खड़े हों। उसकी मर्जी की परवाह किए बिना मैंने स्पिरिचुअल वाइन उसके गले से नीचे उतार दी। चूली जोर से खांसने लगी, लेकिन वाइन उसके शरीर में जाते ही तुरंत घुल गई। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी अनडेवलप्ड मिस्टिक आइस बॉडी की वजह से जो कोल्ड पॉइजन उसे सालों से सताता था, वो उसकी मेरिडियंस में फैलती गर्मी की लहर से टूटने लगा। उसकी कल्टीवेशन बॉटलनेक कागज की तरह बिखर गई। अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, फिर मिडिल स्टेज, फिर लेट स्टेज, फिर पीक स्टेज। सिर्फ एक कप वाइन पीने में ही उसने लगातार 3 पूरे रेल्म पार कर लिए और गोल्डन कोर स्टेज के बिल्कुल करीब पहुंच गई। अचानक मिली इस ताकत से उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने 10 साल से ज्यादा कोल्ड पॉइजन सहते हुए चू फैमिली में कड़ी कल्टीवेशन की थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत उस एक कप के सामने कुछ भी नहीं थी जो इस तथाकथित विलन ने यूं ही उसे दे दिया था। कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से उसकी तपती हुई गाल पर उंगली फेरी। वो ट्रैश सिर्फ तुम्हारी मिस्टिक आइस बॉडी का इस्तेमाल अपने अंदर के फायर पॉइजन को दबाने के लिए करना चाहता था। उसके लिए तुम सिर्फ एक डिस्पोजेबल मेडिसिन जार थी, लेकिन मैं तुम्हें एक असली एम्प्रेस बनाना चाहता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। चुल्ली की आंखों का फोकस धीरे धीरे खोने लगा। इमॉर्टल वाइन का असर सिर्फ कल्टीवेशन बढ़ाना नहीं था, बल्कि उसमें एक बेहद ताकतवर एफ्रोडीजियक इफेक्ट भी था। यार्डियन ने और कोई बात नहीं की। सिस्टम एक्टिवेट इन यांग कियोस सेक्रेट बॉडी मोड। उसके शरीर से काले और सफेद डिवाइन लाइट फूट पड़ी, जिसने हम दोनों को घूमते हुए वॉटेक्स के अंदर लपेट लिया। जब तुम रेजिस्ट नहीं कर सकती तो बेहतर है इसे एंजॉय करो। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि विलन के साथ रहना प्रोटैगनिस्ट के पीछे चलने से कहीं बेहतर है। 3 घंटे बाद लॉन्जेविटी हॉल के बाहर बर्फ में सफेद कपड़ों में एक औरत चुपचाप खड़ी थी। वो थी सुरुकू, जो याडिंगटियन की इकलौती पर्सनल डिसाइपल थी। उसकी निगाहें महल के बंद दरवाजों पर टिकी थीं, जबकि अंदर से आती हल्की आवाजें ठंडी रात में गूंज रही थीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में इतने गहरे ढंस गए कि खून की बूंदें बर्फ पर गिरने लगीं। मास्टर, क्यों? जलन ने सुरुकू के चेहरे को पागलपन से भर दिया। 10 साल पहले याडिंगटियन उसे लाशों के पहाड़ से उठाकर लाया था। तब से उसने उसके लिए सब कुछ किया। उसके लिए लोगों को मारा, उसके लिए फॉरबिडन आर्ट्स की कल्टीवेशन की, और उसकी मंजूरी पाने के लिए अपने ही क्लैन का कत्ल कर दिया। उसकी नजरों में उसका मास्टर एक ऐसा भगवान था जो इंसानी इच्छाओं से बहुत ऊपर था। इस दुनिया की कोई भी औरत उसके लायक नहीं थी सिवाय उसके। लेकिन आज एक साधारण फैमिली की लड़की के लिए उसका मास्टर खुद पहाड़ से नीचे आया, दुल्हन छीन कर ले गया और पूरे 3 घंटे तक अपने चैम्बर में उसके साथ रहा। सुरुकू की आंखों में खून जैसी किलिंग इंटेंट चमक उठी। तभी महल का दरवाजा धीरे से खुला। यार्डिंग बाहर निकला और पहले से ज्यादा तरोताजा और शांत दिख रहा था। उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह अर्ली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के पीक पर स्थिर हो चुकी थी और अब वो मिडिल स्टेज के बेहद करीब था। यहाँ क्या कर रही हो? सुरुकू कांप उठी और उसने तुरंत अपने अंदर की सारी किलिंग इंटेंट दबा दी। वो बर्फ में घुटनों के बल बैठ गई। डिसाइपल मास्टर के लिए पहरा दे रही थी। यार्डिंग रुका और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा।
लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। ओरिजिनल स्टोरी में यही सुरुकु आगे चलकर अपनी दीवानगी भरी जलन की वजह से उससे गद्दारी करती है और वही उन बड़ी वजहों में से एक बनती है जिनकी बदौलत यान आखिरकार ऊपर उठने में कामयाब होता है। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वो शुरुआत से ही उसे अपने हिसाब से बदलेगा। पहरा दे रही थी। याय, डिंगशिन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। मुझे लगता है तुम किसी को मारना चाहती थी। सू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। डिसाइपल ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। मुझे बस लगता है कि वो औरत मास्टर के लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। यार्डिंग उसके पास आया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस हल्के से स्पर्श ने ही सुरुकु के पूरे शरीर को डर और चाहत के बीच जकड़ दिया। याद रखो, तुम मेरी ब्लेड हो। एक ब्लेड को इमोशंस की जरूरत नहीं होती और उसे जेलसी रखने का तो बिल्कुल भी हक नहीं होता। अचानक उसकी उंगलियां सुरुकु के बालों में कस गईं और उसका सिर ऊपर उठा दिया। अंदर वाली औरत मेरे लिए सिर्फ एक और चेस पीस है, लेकिन अगर तुमने दोबारा कभी मेरे फैसलों पर सवाल उठाया तो। यार्डिंग चान की आंखों में बैंगनी चमक दौड़ गई। वो केयास आई का दबाव था। सुरुकु का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में मास्टर के लिए भक्ति और भी गहरी हो गई। डिसिप्ल अपनी गलती समझ गई। डिसिप्ल मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कृपया मुझे सजा दीजिए। उसके लिए यह ठंडा और बेरहम आदमी ही पूर्णता की मिसाल था। अच्छा, यार्डिंग ने उसके बाल छोड़ दिए। सेंट्रल प्रोविंस में लू फैमिली की जांच करो, क्योंकि वो ट्रैश यान भाग चुका है, इसलिए वो जरूर अपने होम टाउन के कनेक्शंस की तरफ जाएगा। हमें उसके लिए एक खास गिफ्ट तैयार करना चाहिए। जैसा आदेश मास्टर। सुरुकु बैंगनी धुएं की एक लकीर बनकर अंधेरे में गायब हो गई। यार्डिंग त्यान वापस हॉल के अंदर मुड़ा। अंदर चुल्ली की आंखें खुल चुकी थीं। वो अपने ही हाथों को खाली निगाहों से देख रही थी और उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अभी कुछ ही देर पहले उसे पता चला था कि उसकी कल्टीवेशन पहले ही गोल्डन कोर रेल्म के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है। इतनी भयानक रफ्तार से मिली ताकत ने कल्टीवेशन के बारे में उसकी अब तक की सारी समझ पूरी तरह तोड़ दी। यार्डिन हल्की मुस्कान के साथ वापस अंदर आया। जब जाग ही गई हो तो यूं बैठे रहने का कोई मतलब नहीं। उसने बेपरवाही से एक कल्टीवेशन मैनुअल उसकी तरफ फेंक दिया। ये हेवन ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक है जिसका नाम मिस्टिक आइस जेड मेडन आर्ट है। ये तुम्हारी चू फैमिली की टूटी फूटी येलो ग्रेड ट्रैश टेक्निक से 10,000 गुना बेहतर है। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। 3 दिन बाद तुम मेरे साथ एंसेस्टर ग्राउंड्स चलोगी। अगर तब तक इसे मास्टर नहीं कर पाई तो मेरी 10,000 स्नेक पिट में फेंक दूंगा। चुल्ली कांपते हाथों से उस लेजेंडरी हेवन ग्रेड टेक्निक को पकड़े खड़ी रह गई। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। क्या विलन की औरत बनने के बाद ऐसी ही जिंदगी मिलती है? मैंने उसके सिर के ऊपर मौजूद ओरा को धीरे धीरे चमकीले लाल से गहरे काले रंग में बदलते देखा। उसकी डेस्टिनी धीरे धीरे प्रोटोगोनिस्ट के कैंप से निकलकर विलन की तरफ जा रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। किसी के शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिल पर कब्जा करना हमेशा बेहतर होता है। एक बार अगर उसे पावर, स्टेटस और एंडलेस रिसोर्सेज की आदत लग गई तो वो कभी अपनी मर्जी से वापस जाकर यान के साथ तकलीफों भरी जिंदगी नहीं चुनेगी। यार्डिंग त्यान महल की खिड़की के पास हाथ पीछे बांधे खड़ा था जबकि बाहर बर्फ गिर रही थी। तुम्हारी औरत, तुम्हारी डेस्टिनी और तुम्हारे सारे अपॉर्चुनिटीज मैं सब कुछ छीन लूंगा। उसकी आंखें आसमान की तरफ सिकुड़ गईं। जब मैं विलन हूं तो आसमान के नीचे मौजूद हर रियल्म मेरी परछाई में झेगा। दूसरी तरफ चिंगयुन सिटी से 300 मीटर दूर एक मास ग्रेव के बीच याफान ने अचानक काले खून के साथ अपने अंदरूनी अंगों के टुकड़े उगल दिए। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। उसके चेहरे की पहले वाली दृढ़ता अब डरावनी नफरत में बदल चुकी थी। मैं नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी जमीन पर दे मारी। रिंग के अंदर से बूढ़ी आवाज फिर गूंजी जिसमें थकान और बेबसी साफ थी। खुद को शांत करो। इस वक्त तुम्हारा डाउ हार्ट अस्थिर है। तुम्हारे शरीर का फायर पॉइजन उस आदमी की एनर्जी से टकरा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इमॉर्टल्स भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैं शांत कैसे रहूं? यान दहाड़ उठा। उसकी आंखों के किनारों से खून बहने लगा। मेरी मंगेतर सबके सामने मुझसे छीन ली गई। मेरी इज्जत उसके पैरों तले कुचल दी गई। उसने पूरे शहर के सामने मेरा अपमान किया। अगर मैं इस नफरत का बदला नहीं ले पाया तो मुझे यान कहलाने का कोई हक नहीं। रिंग के अंदर मौजूद बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। वो कभी सेंट्रल प्रोविंस की एक शक्तिशाली सेंट रह चुकी थी और उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को गिरते देखा था, लेकिन यार्डिंग त्यान जैसा डरावना इंसान उसने कभी नहीं देखा था। सिर्फ उसकी एक नजर ने उसकी सेंट सोल तक को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो आदमी अथाह है। शियाओ यान, मेरी बात मानो। अभी के लिए सदर्न रीजन छोड़ दो। जब तक हरे पहाड़ खड़े हैं तब तक लकड़ी की कभी कमी नहीं होगी। नहीं। याफान ने दांत भींच लिए और अपने सीने से एक फीका पड़ चुका जेड पेंडेंट निकाल लिया। ये वही प्रेम का निशान था जो उसके और चुल्ली के बीच था। उसके अंदर अब भी हल्का सा कनेक्शन बाकी था। चुल्ली मेरा इंतजार कर रही है। उस राक्षस के साथ बिताया उसका हर पल उसके लिए यातना है। उसने सिर्फ मेरे परिवार को बचाने के लिए खुद को
कुर्बान किया। टीचर, आप नहीं समझती, चूली बाहर से भले ही ठंडी लगे लेकिन अंदर से बहुत भावुक है। वो मेरे आने का इंतजार कर रही है ताकि मैं उसे बचा सकूं। इस पल याफान की खुद को धोखा देने की ताकत एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि चुल्ली सिर्फ उसके लिए सारी बेइज्जती सह रही है। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और आखिरकार जवानी की जिद के सामने झुक गई, या शायद किस्मत खुद उसे यही करने पर मजबूर कर रही थी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो सुनो, आज रात येटियन सेक्ट इस इलाके की स्पिरिचुअल वेन्स का इस्तेमाल एक सैक्रिफिशियल रिचुअल के लिए करेगा। उस समय ग्रैंड फॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो जाएगी। तुम्हारी टूटी हुई तलवार के अंदर एक एंशियंट टैलिस्मैन है जो रिस्ट्रिक्शंस तोड़ सकता है। अगर तुम रियर माउंटेन में घुसकर फॉर्मेशन का कोड ढूंढ लो तो मैं थोड़ी देर के लिए बैरियर में दरार खोल सकती हूँ और उस लड़की को बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा और जैसे ही काम पूरा हो तुम्हें तुरंत सेंट्रल प्रोविंस भाग जाना होगा। उसी समय येटियन सेक्ट के लिंगान क्लिफ की चोटी पर, जो पूरे सदर्न रीजन की सबसे बेहतरीन जगह थी और जहां से आसमान के नीचे फैले अनगिनत बादल दिखाई देते थे, याडिंगतियान चंदन की कुर्सी पर आराम से लेटा हुआ था और बेफिक्री से अपने हाथों में 2 जेड चेस पीसेस घुमा रहा था। उसके सामने अधूरी शतरंज की बिसात पड़ी थी और बर्फ के बीच उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठी थी सुरुक्षु, जो बेहद सावधानी से एक आध्यात्मिक फल छील रही थी। उसकी हर हरकत इतनी धीमी थी जैसे फल नहीं बल्कि कोई खजाना संभाल रही हो। ठंड से उसकी उंगलियां लाल पड़ चुकी थीं, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मास्टर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरुक्षु ने दोनों हाथों से छिल्ला हुआ फल आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी, जैसे वो यिडिंगतियान के चेहरे के हर भाव को अपने दिल में कैद कर लेना चाहती हो। आपके आदेश के अनुसार संप्रदाय की रक्षात्मक संरचना की कमजोरी जानबूझकर उस बची हुई आत्मा के सामने उजागर कर दी गई है। दीर्घायु महल के आसपास छिपे रक्षकों को भी हटा दिया गया है। यिडिंगतियान ने बिना जल्दबाजी के फल का एक टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही उसकी गर्म उंगलियां सुरुक्षु के बर्फ जैसे ठंडे हाथों से टकराईं, उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। बहुत अच्छा। फल का मीठा रस उसकी जीभ पर फैल गया और उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। तभी उसके सामने एक पारदर्शी सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। भाग्य निगरानी प्रणाली सक्रिय। लक्ष्य, ये फैन। वर्तमान स्थिति, बुरी तरह घायल, भावनाओं से उत्तेजित, अपनी ही कल्पनाओं में डूबा हुआ। स्थान, चिंग्युन सिटी के बाहर खंडहर मंदिर। गंतव्य, येटियन संप्रदाय। छुपा हुआ दांव, प्रतिबंध तोड़ने वाला ताबीज। खतरे का स्तर निम्न। संत की बची हुई आत्मा, मध्यम खतरा। नायक का भाग्य कवच, अत्यंत खतरनाक। अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना, बहुत अधिक। सुरुक्षु ने आखिर हिम्मत जुटाकर पूछा, मास्टर, ये फैन तो बस एक चींटी है। उसके साथ इतना खेल खेलने की क्या जरूरत है? क्या एक थप्पड़ में उसे खत्म करना आसान नहीं होगा? यिडिंगतियान हल्के से हंसा और शतरंज की गोटी धीरे से रख दी। क्या तुमने कभी बिल्ली को चूहे का शिकार करते देखा है? बिल्ली उसे खाने से पहले उसके साथ खेलती जरूर है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और चट्टान के किनारे जाकर नीचे फैले काले बादलों के समुद्र को देखने लगा। अगर मैं उसे सीधे मार दूंगा तो स्वर्ग उसे एक दुखद नायक मान लेगा। उसकी किस्मत मेरे खिलाफ पलटवार करेगी, लेकिन उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। अगर मैं उसे उम्मीदों से भरकर यहां आने दूं, उसे लगे कि वो उस औरत को बचाने आया है जिसे वो जान से ज्यादा चाहता है, लेकिन यहां आकर पता चले कि वो औरत पहले ही मेरी कठपुतली बन चुकी है। उसकी आंखों में बैंगनी चमक दौड़ गई। अगर उसका आखिरी हमला भी किसी बच्चे की जिद जैसा बेकार साबित हो जाए, तभी उसका दिल पूरी तरह टूटेगा। तभी उसकी किस्मत चकनाचूर होगी। उसने पीछे मुड़कर सुरुक्षु को देखा। एक असली विलेन पहले शरीर को खत्म नहीं करता, वो पहले दिल को तोड़ता है। फिर उसकी नजर दीर्घायु महल की तरफ गई। और चूली का क्या हाल है? सुरुक्षु की आंखों में एक पल के लिए जलन चमकी, लेकिन उसने तुरंत सिर झुका लिया। उस औरत की खुद को ढालने की क्षमता डरावनी है। रहस्यमयी बर्फीली जेड कन्या कला और सर्वोच्च स्तर के संसाधन पाने के बाद वो अपनी नई पहचान में पूरी तरह सहज हो चुकी है। आज रात की दावत के लिए वो खुद कपड़े चुन रही थी। अच्छा, यिडिंगतियान धीमे से हंसा। असलियत हमेशा क्रूर होती है। मूल कहानी में चूली यान के प्रति वफादार थी क्योंकि दोनों नीचे से उठे थे और उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था।
लेकिन जब किसी इंसान को ऊंचाई की दुनिया दिखा दी जाए तो कितने लोग स्वेच्छा से वापस गरीबी और दर्द में लौटेंगे। इंसान की इच्छाएं लालच और लालसा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उसने आदेश दिया, आज रात येटियन संप्रदाय में भव्य दावत होगी। मैं अपनी प्रिय के साथ आतिशबाजी का आनंद लूंगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। और संप्रदाय की सुरक्षा को न्यूनतम स्तर तक गिरा दो। हमारे छोटे चूहे के लिए रास्ता साफ छोड़ दो। उसी समय ये फैन जंगल के रास्तों से छिपते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर जीत का जुनून जल रहा था। वह रिंग के अंदर मौजूद बूढ़ी आत्मा की तारीफ कर रहा था कि उसने कितनी शानदार तरीके से संरचना की कमजोरी खोज निकाली। लेकिन उसे क्या पता था कि येटियन संप्रदाय के पिछले पहाड़ में कदम रखते ही उसकी हर चाल यीडिंग त्यान की निगरानी में आ चुकी थी। बिना किसी रुकावट के वह संप्रदाय पार कर गया और चुपचाप दीर्घायु महल के बाहर पहुंच गया। महल की रोशनी जानबूझकर इतनी तेज रखी गई थी कि खिड़की की दरार से भी सब कुछ साफ दिखाई दे। यीडिंग त्यान चाहता था कि उसका छोटा सा शिकार अपनी बर्बादी का पूरा दृश्य खुद देखे। अंदर मुख्य सिंहासन पर यीडिंग त्यान आराम से बैठा था और उसकी बाहों में वही औरत थी जिसके लिए ये फैन अपनी जान तक दांव पर लगाने आया था। छूली ने हल्के नीले रंग का पतला वस्त्र पहन रखा था जो उसके शरीर से ऐसे चिपका था जैसे धुंध। वो एक पालतू बिल्ली की तरह यीडिंग त्यान के सीने से लगी हुई थी और खुद अंगूर छीलकर उसे खिला रही थी। मीठा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। यीडिंग त्यान ने अंगूर खाया और जानबूझकर उसकी उंगली को अपने होठों के बीच रोक लिया। फिर मुस्कुराकर बोला, तुमसे ज्यादा मीठा नहीं। यह दृश्य देखते ही ये फैन का शरीर पत्थर बन गया। उसका खून जैसे जम गया। अगले ही पल उसकी आंखों में पागलपन उतर आया और वो टूटी हुई तलवार पकड़कर भेड़िए की तरह दहाड़ते हुए महल में घुस गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। संगीत तुरंत रुक गया, लेकिन किसी सेवक या संगीतकार के चेहरे पर डर नहीं था। वे सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी लाश को देख रहे हों। यीडिंग त्यान ने अपनी मुद्रा तक नहीं बदली, बस हल्के से पलकें उठाईं। छूली एक पल के लिए चौंकी, फिर उसके चेहरे पर हर भावना की जगह सिर्फ झुंझलाहट आ गई। ये फैन चीखता रहा कि वो उसे बचाने आया है, कि उसके गुरु की मदद से दोनों यहां से भाग सकते हैं। तभी यीडिंग त्यान हंस पड़ा। उसने अपनी बाहों में बैठी चू ली की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में पूछा, मेरी प्रिय, ये कह रहा है कि वो तुम्हें बचाने आया है। क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? चूली ने यह फैन की हालत देखी। वो किसी भिखारी से भी बदतर लग रहा था। फिर उसने यीडिंग त्यान की तरफ देखा। धीरे धीरे वो सीधी बैठी और उसकी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गईं। दफा हो जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने कभी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा नहीं रखी। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो पूरी जिंदगी खंडहरों में छिपकर बितानी पड़ेगी और हर कोई हमारा पीछा करेगा। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ वही मुझे सबसे ऊपर पहुंचा सकता है। सिर्फ वही छू परिवार को नई ऊंचाई दे सकता है। ये शब्द किसी तलवार से भी ज्यादा घातक थे। ये फैन की आत्मा तक चीर गए। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा। दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज दुश्मन का वार नहीं, बल्कि उस इंसान का धोखा होता है जिसे बचाने के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया हो। यीडिंग त्यान ने धीरे धीरे ताली बजाई। शानदार प्रदर्शन। फिर वो आगे बढ़ा। अब नाटक खत्म करते हैं। उसके एक कदम के साथ ही अंतरिक्ष सिकुड़ गया और वो पल भर में ये फैन के सामने पहुंच गया। उसकी नजर सीधे उस काली अंगूठी पर गई जिसमें छिपी थी बची हुई आत्मा। लियू रुआन, अगर अब भी बाहर नहीं आई तो तुम्हारा प्यारा शिष्य सच में मर जाएगा। अगले ही पल काली अंगूठी फट गई और हवा में एक पारदर्शी बुजुर्ग महिला की आकृति दिखाई दी। वो लियू रुआन थी। बाहर आते ही उसने अपना सिर झुका दिया और विनती करने लगी। मैं अपनी आधी आत्मा शक्ति बलिदान करने को तैयार हूं। कृपया मेरे शिष्य की जान बख्श दें। यीडिंग त्यान हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा। उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। मुआवजा? वो हंसा। तुम खुद को इसके लायक समझती हो? सिर्फ एक वाक्य ने संत कहलाने वाली लियू रुआन के आखिरी अभिमान को भी चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी बची हुई आत्मा शक्ति जला डाली और एक निषिद्ध तकनीक सक्रिय कर दी। अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके उसने आखिरी संत स्तर का प्रहार छोड़ दिया
वो चाहता था कि मरने से पहले यीडिंग तियान को भी अपने साथ खींच ले जाए। जैसे ही उसने अपनी उंगली आगे की तरफ उठाई, अंतरिक्ष की परतें एक के बाद एक टूटने लगी, मानो पूरा संसार उसके आखिरी प्रहार के सामने कांप रहा हो। लेकिन यीडिंग तियान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने बस एक हाथ उठाया, उसकी हथेली के अंदर यिन और यांग की शक्तियां घूमने लगीं और अगले ही पल वो एक विशाल अराजकता चक्की में बदल गई। काले और सफेद रंग की वो भयानक चक्की ऐसी घूमी जैसे खुद स्वर्ग और धरती को पीस देने के लिए बनी हो। लियू रुआन का संत स्तर का अंतिम हमला उस चक्की से टकराया और अगले ही पल बिना कोई हलचल पैदा किए गायब हो गया। असंभव! लियू रुआन की आंखें डर से फैल गईं। एक दिव्य परिवर्तन स्तर का साधक अराजकता के नियमों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? यीडिंग तियान हल्का सा मुस्कुराया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, बस कमजोर लोगों की समझ छोटी होती है। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। विशाल अराजकता चक्की तुरंत एक भयानक ऊर्जा वाले हाथ में बदल गई और उसने लियू रुआन की आत्मा को कसकर पकड़ लिया। अराजकता की शक्ति उसकी आत्मा के अंदर घुसने लगी और पूरे महल में उसकी दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। ये फैन ने पागलों की तरह अपनी तलवार उठाई और हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन यीडिंग तियान ने बस एक बार उसकी तरफ देखा। अगले ही पल ये फैन का शरीर फिर से हवा में उड़ गया और उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। शांत रहो, यीडिंग तियान ने ठंडी आवाज में कहा। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। सिस्टम, लूट प्रक्रिया शुरू करो। जैसे ही आदेश मिला, यीडिंग तियान ने लियू रुआन से अधूरी स्वर्गीय धनशास्त्र तकनीक और उसकी संत स्तर की साधना की सारी समझ अपने अंदर खींच ली। सिस्टम में तुरंत 5000 भाग्य अंक जमा हो गए। उसी क्षण लियू रुआन की आत्मा का मूल पूरी तरह टूटने लगा। यीडिंग तियान ने बिना किसी भाव के उसकी कमजोर बची हुई आत्मा को उठाया और सीधे ये फैन की तरफ फेंक दिया। अपनी बेकार गुरु को लेकर यहां से निकल जाओ। ये फैन ने खून खांसते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखों में नफरत और दर्द दोनों थे। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? यीडिंग तियान ने नीचे देखते हुए मजाकिया मुस्कान दी। क्योंकि मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आज नए साल की रात है। चिंग्यून सिटी में तुम्हारा ये परिवार अभी अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा होगा। सही कहा ना? ये फैन का चेहरा अचानक जम गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे परिवार की बात मत करो, वो घबरा कर बोला। यीडिंग तियान हल्के से हंसा। परिवार नहीं, ये सिर्फ कमजोर लोगों का बहाना होता है। उसने उंगलियां झटकाईं। तुरंत सुरुक्षु ने एक दर्पण जैसी छवि प्रकट कर दी। उसके अंदर ये परिवार का पूरा कबीला दिखाई दे रहा था, जहां सभी लोग खुशी से पूर्वजों की रस्म निभा रहे थे। फिर यीडिंग तियान ने हवा में बस एक उंगली नीचे की तरफ दबाई। दर्पण के अंदर आसमान फट गया और एक विशाल रक्त रंजित हाथ नीचे उतरा। अगले ही पल पूरा ये परिवार का निवास स्थान मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों लोग, इमारतें और पूर्वजों का मंदिर, सब कुछ एक विशाल गड्ढे में बदल गया। आसमान में आखिरी बची हुई छवि पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ये डिंग तियान के शत्रु द्वारा नष्ट किया गया। दीर्घायु महल के अंदर ये फैन की आत्मा चीर देने वाली चीख गूंज उठी। अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार का विनाश देखना उसके दिमाग की आखिरी मजबूत दीवार को भी तोड़ गया। उसकी उम्मीद, उसका विश्वास, उसका घमंड, सब कुछ उसी पल राख बन गया। यीडिंग तियान धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सिर पर अपना पैर रख दिया। इस दर्द को याद रखना, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। ये कमजोरी की कीमत है। आज मैं तुम्हें नहीं मार रहा क्योंकि तुम मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और खतरनाक होती गई। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तुम और मजबूत सहारे ढूंढ सको। जितनी भी उम्मीदें बची हैं उन्हें इकट्ठा करो। जितने भी चमत्कार मिल सकते हैं उन्हें ढूंढो। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई, क्योंकि अगली बार मैं उन सभी उम्मीदों को एक एक करके तुम्हारे सामने कुचलूंगा। अगले ही पल ये फैन और उसकी टूटी हुई अंगूठी को ऐसे बाहर फेंक दिया गया जैसे कोई बेकार कचरा हो। दीर्घायु महल में फिर से सन्नाटा छा गया। डर से कांपते संगीतकारों ने दोबारा संगीत बजाना शुरू किया, लेकिन उनकी धुनों में भी भय साफ सुनाई दे रहा था। चूली का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अपनी आंखों के सामने यीडिंग तियान को एक पूरे परिवार को बिना पलक झपकाए मिटाते देख उसके दिल में ये फैन के लिए बची आखिरी भावना भी खत्म हो गई। डर ने बाकी हर चीज को निगल लिया। कांपते हाथों से उसने शराब का घड़ा उठाया और यीडिंग तियान का प्याला फिर से भर दिया। यीडिंग तियान ने शराब स्वीकार की और उसकी सिर के ऊपर पूरी तरह काली हो चुकी भाग्य आभा को देखा। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। आज से, उसकी आवाज पूरे हॉल में धीमे से गूंजी, मुझे एंसेस्टर कहना बंद करो। उसने प्याला उठाया। अब से मुझे पतिदेव कहो। 3 साल पलक झपकते ही गुजर गए। इन 3 सालों में दक्षिणी क्षेत्र की सारी ताकतों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब येटियन सेक्ट सबसे ऊपर खड़ा था। जो झुके वो फले फूले और जिन्होंने विरोध किया उनका अंत हो गया। सेंट्रल प्रोविंस और दक्षिणी क्षेत्र की सीमा पर बादलों के ऊपर एक विशाल शहर तैर रहा था। यही शहर सेंट्रल प्रोविंस की बड़ी ताकतों द्वारा बनाया गया मुख्य प्रवेश द्वार था। शहर की दीवारों के ऊपर
सेंट्रल प्रोविंस के कई युवा जीनियस बैठकर शराब पी रहे थे और खुलेआम यीडिंग तियान का मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए यीडिंग तियान बस एक ऐसा बंदर था जो बिना शेरों वाले पहाड़ पर राजा बन बैठा था। उनके हिसाब से ये तथाकथित डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर अगर सेंट्रल प्रोविंस आया भी तो शहर की डिफेंस फॉर्मेशन तोड़ना उसके बस की बात नहीं होगी। एक घमंडी युवक तो यहां तक बोल गया कि उसका स्पिरिट बीस्ट अकेला ही यीडिंग तियान को सबक सिखाने के लिए काफी है। लेकिन काले कपड़े पहने एक युवक का चेहरा गंभीर था। उसने बाकी लोगों को चेतावनी दी। उसके परिवार के बड़े लोगों ने संदेश भेजकर कहा था कि यीडिंग तियान को कभी हल्के में मत लेना। वो अफवाहों जितना आसान दुश्मन नहीं है। लेकिन तभी नीले कपड़े पहने जीनियस गोंगुन चीज जोर से हंस पड़ा और बादलों की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, अगर यीडिंग तियान में हिम्मत है तो यहां आए, मैं उसे दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरा शहर जोर से कांप उठा। डिफेंस फॉर्मेशन अपने आप एक्टिव हो गई। दीवार पर बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए और उनकी नजरें दक्षिण दिशा की तरफ उठ गईं। साफ नीला आसमान धीरे धीरे गहरे लाल बादलों से ढकने लगा। आसमान और धरती के बीच 9 भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। यहां तक कि दीवार पर मौजूद सबसे ताकतवर जीनियस को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सीने पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। सबसे कमजोर लोगों ने तुरंत खून उगल दिया और घुटनों पर गिर पड़े। गोंगुनछी डर से ऊपर देखने लगा जहां लाल बादलों के समुद्र से एक विशाल चीज बाहर आ रही थी। 9 बेहद विशाल पुराने ड्रैगन के शव एक ऐसे चलते हुए महल को खींच रहे थे जो हड्डियों और खून की नदियों से बना था। महल के बाएं तरफ खड़ी थी खतरनाक आभा वाली सूरुक्षु। दाईं तरफ खड़ी थी ठंडी और खूबसूरत चूली जो अब मिस्टिक आइस एम्प्रेस के नाम से जानी जाती थी। महल के अंदर यीडिंग तियान अपने सिंहासन पर बैठा था और उसकी प्रेशर इतनी भयानक थी कि पूरा आसमान और धरती कांप रहे थे। ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, किसी ने डर से कहा। ये तो ग्रेट सेंट लेवल है। काले कपड़े वाले युवक की आवाज कांप रही थी। दक्षिणी क्षेत्र में ग्रेट सेंट एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? डर उसके दिल को जकड़ चुका था। फिर भी गोंगुनछी ने खुद को संभाला और हवा में उड़ते हुए घमंड से चिल्लाया, सेंट्रल प्रोविंस के नियमों के अनुसार यहां प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच होगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले एक ठंडी महिला आवाज ने उसे रोक दिया। हमला यीडिंग तियान ने नहीं किया, सूरुक्षु ने भी नहीं किया, वो थी चूली। उसने बस गोंगुनछी की तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल आसपास की पूरी स्पेस जम गई। गोंगुनछी सिर्फ एक छोटी सी चीख निकाल पाया और उसका पूरा शरीर खून की धुंध में बदल गया। दीवार पर बचे हुए सभी जीनियस डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े और जान की भीख मांगने लगे। लेकिन यीडिंग तियान का ब्लड पैलेस एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो सीधे शहर की डिफेंस बैरियर से टकराया। वो फॉर्मेशन जो पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स तक को रोक सकती थी, यीडिंग तियान के महल के चारों तरफ मौजूद खतरनाक ब्लड ऑनरा के सामने ऐसे पिघल गई जैसे गर्म चाकू के सामने मक्खन। पूरे आसमान में यीडिंग तियान की आलसी आवाज गूंज उठी, मेरा संदेश पूरे सेंट्रल प्रोविंस में पहुंचा दो। लाल बादलों के अंदर उसकी आंखें अंधेरे की तरह चमक रही थीं। दक्षिणी क्षेत्र का यीडिंग तियान आ चुका है। जो झुकेंगे वो समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वो मरेंगे। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो गई। और लू फैमिली, लिन फैमिली और शियाओ फैमिली के उन पुराने राक्षसों से कहना, लाल बादलों ने पूरा आसमान निगल लिया। अपनी गर्दन साफ करके रखो, मैं जल्द आने वाला हूँ। ब्लड पैलेस के अंदर हर तरफ ऐश और लग्जरी थी। यीडिंग तियान अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके हाथ में खून जैसी लाल शराब का प्याला था। 3 साल पहले की तुलना में अब उसकी आभा और भी गहरी और डरावनी हो चुकी थी। सिस्टम, ये फैन की लोकेशन दिखाओ। तुरंत एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग स्क्रीन सामने आ गई। टारगेट, ये फैन। वर्तमान स्थिति, ट्रेनिंग में। फेट रिकवर हो रहा है। फेट पॉइंट्स 500 से बढ़कर 8000। स्थान, सेंट्रल प्रोविंस की 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहर। आने वाला मौका 3 दिनों के अंदर एटर्नल एवरग्रीन स्टोन का क्लू। इवेंट प्रेडिक्शन, हीरो सेव्स ब्यूटी। लू फैमिली की सेंटेस लुओ याओ ये फैन से प्रभावित होगी और उसे गेस्ट एल्डर टोकन देगी ताकि वो सेंट्रल प्रोविंस में अपनी जगह बना सके। यीडिंग तियान ने स्क्रीन पढ़ते हुए ठंडी हंसी हंसी। हमेशा की तरह कॉकरोच जैसा, उसने कहा। इतनी बार कुचले जाने के बाद भी ये फैन अपनी किस्मत के सहारे अपना डेंटियन फिर से बना लेता है और नासेंट सोल रियल्म तक पहुंच जाता है। उसकी आंखों में बैंगनी चमक दौड़ गई। फिर से हीरो बनने निकला है, फिर से लू फैमिली के सहारे ऊपर उठना चाहता है। उसने एक ही घूंट में शराब खत्म कर दी। रुक्षु, तैयार हो जाओ। सूरुक्षु तुरंत आगे आई और झुक गई। आदेश दें मास्टर। यीडिंग तियान की मुस्कान खतरनाक हो गई। 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई में जाने की तैयारी करो। यीडिंग तियान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके सिर्फ खड़े होने से ही आसपास की स्पेस मुड़ने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी ही दुनिया के नियमों को दबा रही हो। अब समय आ गया है एक पुराने जानने वाले से मिलने का। सेंट्रल प्रोविंस की सबसे खतरनाक जगहों में से एक 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर
हजारों साल पुराने जंगल फैले हुए थे और हर तरफ भयानक बीस्ट घूम रहे थे। यहां तक कि ग्रेट सेंट लेवल के एक्सपर्ट्स भी ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उसी समय हार्ट ब्रेक वैली के अंदर एक खतरनाक पीछा चल रहा था। ह्वान सेक्ट का एक आकर्षक दिखने वाला मेल कल्टीवेटर एक दर्जन से ज्यादा शिष्यों को लेकर एक सफेद कपड़े पहने महिला का पीछा कर रहा था। 7 एपर्चर एक्सक्विजिट हार्ट हमें दे दो और हम तुम्हारी लाश को भी सही सलामत छोड़ देंगे। जिस महिला का पीछा किया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लू मिंग्याओ थी, लू फैमिली की सेंटेस और ओरिजिनल कहानी की दूसरी फीमेल लीड। पूरे सेंट्रल प्रोविंस के अनगिनत जीनियस के दिलों में वो एक ऐसी चांदनी थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। उसके सफेद कपड़े खून से रंग चुके थे और हालत बेहद खराब थी, लेकिन फिर भी उसकी साफ और रहस्यमयी खूबसूरती को छिपाना नामुमकिन था। उसने दांत भींचते हुए लू फैमिली एंसेस्टर के नाम की धमकी दी, लेकिन ह्वान सेक्ट के लोग सिर्फ हंस पड़े। लू फैमिली, वो फैमिली अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही और सबसे बड़ी बात, उनकी नजर उसके हेवनली फ्रेग्रेंस डाउ बॉडी पर थी। अगर वो उसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन कर लें तो उनकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ सकती थी। ह्वान सेक्ट के यंग मास्टर के आदेश पर 10 से ज्यादा शिष्यों ने तुरंत एक फॉर्मेशन बना लिया। गुलाबी रिबन हवा में घूमते हुए एक विशाल जाल में बदल गए जिसमें ऐसी खुशबू थी जो सीधे सोल को प्रभावित कर सकती थी। ये था ब्लिसफुल सोल इंचांटमेंट फॉर्मेशन। लू मिंग्याओ पहले ही जहर के असर में थी और उसकी ज्यादातर स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वो गुलाबी जाल नीचे आया, उसके सिर में चक्कर आने लगे और उसके शरीर में एक अजीब गर्मी फैलने लगी। अपमान सहने से बेहतर उसने मरना चुना। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी और उसने अपने शरीर की आखिरी बची हुई एनर्जी इकट्ठी करके खुद को खत्म करने की तैयारी कर ली। तभी पूरी घाटी में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। तुम्हें मरने की इजाजत किसने दी? आवाज गिरते ही वो विशाल गुलाबी जाल तेज धूप में बर्फ की तरह पिघल कर गायब हो गया। ह्वान सेक्ट का यंग मास्टर ऊपर देखने लगा। कौन है वहां? अगले ही पल घाटी के ऊपर का आसमान अंधेरा हो गया। लाल बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। काले और सुनहरे कपड़े पहने यीडिंग त्यान आसमान से नीचे उतरा। उसने कोई साफ प्रेशर रिलीज नहीं किया, फिर भी उसके हर कदम के साथ आसपास की स्पेस कराने लगी जैसे कभी भी टूट सकती हो। उसकी नजर एक बार भी ह्वान सेक्ट के लोगों पर नहीं गई। शुरुआत से अंत तक उसकी आंखें सिर्फ लू मिंग्याओ पर टिकी रहीं। तो ये है हेवनली फ्रेग्रेंस डाउ बॉडी, उसने मन ही मन सोचा। अब समझ आया कि बाद में ये फैन ने इसके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी क्यों ले ली थी। सीनियर, आप कौन है? ह्वान सेक्ट के यंग मास्टर ने घबरा कर पूछा। मैं ह्वान सेक्ट का यंग मास्टर हुआ वो हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही यीडिंग त्यान ने बस उसकी तरफ देखा। सिर्फ एक नजर और नासेंट सोल रेल्म का वो यंग मास्टर वहीं खून की धुंध में बदल गया। बाकी शिष्य डर के मारे भागने लगे। जब यहां तक आ ही गए हो, यीडिंग त्यान ने शांत आवाज में कहा, तो खाद बन जाना भी ठीक रहेगा। अगले ही पल अदृश्य सोड एनर्जी पूरी घाटी में फैल गई। पलक झपकते ही बाकी सारे शिष्य राख बन गए। लू मिंग्याओ ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। लू फैमिली की सेंटेस होने के कारण उसने कई ताकतवर लोगों को देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को इतनी आसानी और बेरहमी से लोगों को खत्म करते नहीं देखा था। उसके सामने तो ह्वान सेक्ट भी मासूम लग रहा था। अपने शरीर के जहर को सहते हुए उसने कमजोर आवाज में झुककर कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं लू फैमिली की लू मिंग्याओ हूं। ये एहसान मैं कभी ना कभी चुका दूंगी। एहसान बाद में चुकाओगी? यीडिंग त्यान अचानक उसके सामने आ गया और बिना किसी झिझक के उसकी खून लगी ठुड्डी को ऊपर उठा दिया। मैं किसी को दया की वजह से नहीं बचाता और मुझे भविष्य के बदले में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मुझे भुगतान अभी चाहिए। लू मिंग्याओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने उसके पूरे शरीर को रोक दिया। सीनियर, आपका मतलब क्या है? यीडिंग त्यान उसके करीब झुका। ये फैन जल्द ही यहां से आने वाला है। सही कहा ना? ये फैन का नाम सुनते ही लू मिंग्याओ हैरान रह गई। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि ये कौन है। तुम उसे जानती हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीडिंग त्यान हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें बस एक बात समझनी है, आज से तुम्हारी डेस्टिनी बदल चुकी है। इतना कहकर उसने अपनी हथेली सीधे उसके माथे पर रख दी। सिस्टम स्लेव मार्क के लिए एक्सचेंज करो। डिंग, 3000 विलन पॉइंट्स खर्च हुए। एब्सोल्यूट लॉयल्टी इम्प्रिंट सफलतापूर्वक एक्टिवेट। एक काला निशान जबरदस्ती लू मिंग्याओ की सोल सी में प्रवेश कर गया। उसकी चीख पूरी घाटी में गूंज उठी, जैसे उसकी आत्मा को तोड़कर फिर से बनाया जा रहा हो। नहीं, रुक जाओ, मैं लू फैमिली की सेंटेस हूं। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो पूरी ताकत से विरोध करने लगी, लेकिन यीडिंग त्यान सिर्फ ठंडी हंसी हंसा। लू फैमिली सेंटेस? उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। आज से तुम सिर्फ मेरी सर्वेंट हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है। जैसे ही स्लेव मार्क पूरी तरह उसकी सोल में बैठ गया, उसके अंदर से जबरदस्त समर्पण की भावना उठने लगी। उसका घमंड, उसकी जिद, उसका विरोध सब धीरे धीरे खत्म हो गया। सेंट्रल प्रोविंस की ये घमंडी सेंटेस
अब खुद अपने घुटनों पर झुक गई। ये सर्वेंट मास्टर को प्रणाम करती है। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी, लेकिन विरोध पूरी तरह गायब हो चुका था। उसी पल घाटी के बाहर से तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। मिस लू मिंग्याओ, रुको, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। एक न्यायप्रिय आवाज पूरे इलाके में फैल गई। ओरिजिनल कहानी के हिसाब से ये फैन को बिल्कुल सही समय पर पहुंचना था। उसे हुआन सेक्ट से खतरनाक लड़ाई लड़नी थी, बुरी तरह घायल होना था और फिर लू मिंग्याओ का दिल जीतना था। लेकिन अब जब ये फैन घाटी में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। यहां कोई खतरनाक लड़ाई नहीं थी, कोई खूबसूरत महिला मुसीबत में फंसी हुई नहीं थी जिसे उसे बचाना था। इसके बजाय उसने एक ऐसे इंसान को देखा जो किसी डेमन गॉड की तरह खड़ा था, और उसके बगल में खड़ी थी लू मिंग्याओ, वो महिला जिसे उसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट से तुरंत पहचान लिया था। लेकिन अब वो यीडिंग तियान के पीछे शांत खड़ी थी और उसे ऐसे ठंडी नजरों से देख रही थी जैसे कोई चींटी गलती से गलत जगह आ गई हो। ये फैन वहीं रुक गया, उसकी आंखें कांपने लगीं, उसके दिल में वही पुरानी निराशा फिर से लौट आई। यीडिंग तियान धीरे धीरे पलटा, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अरे वाह, ये तो हमारा महान जीनियस ये फैन है। उसकी आंखों में मजाक चमका। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने अभी एक नई सर्वेंट स्वीकार की है और सोच रहा था कि उसका पहला टेस्ट किस पर किया जाए। फिर उसकी आवाज शांत हो गई। मिंग्याओ, इसे मार दो। उसी पल लू मिंग्याओ की आंखों में खतरनाक हत्या की इच्छा चमक उठी। उसने तलवार निकाली और सीधा ये फैन के गले की तरफ वार कर दिया। मिस मिंग्याओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ये फैन घबराकर चिल्लाया और अपनी टूटी हुई तलवार से हमला रोकने की कोशिश की। दोनों हथियार टकराए और उसके हाथ सुन्न हो गए। उसका शरीर बार बार पीछे धकेल दिया गया। उसके चेहरे पर उलझन और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? उसके मन में चीख गूंजी। मैं जो भी चाहता हूं वो सब इसका कैसे बन जाता है? हर मौका मेरे खिलाफ खड़ी तलवार क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम प्रोविंस के नहीं, कहानी के हीरो हो। यीडिंग तियान की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी, जैसे उसने उसके विचार पढ़ लिए हों। हीरो का काम होता है विलन के हाथों लुटना, ये तो सामान्य बात है ना? 3 दिन बाद एटर्नल एवरग्रीन पुल सीक्रेट रियल्म के अंदर एक विशाल झील थी जिसमें हजारों सालों से जमा लाइफ एसेंस बह रही थी। उसकी एक बूंद भी किसी आम इंसान की जिंदगी कई दशकों तक बढ़ा सकती थी। कल्टीवेटर्स अगर इसमें स्नान करें तो उनकी टूटी हुई नींव भी दोबारा मजबूत हो सकती थी। फेट के हिसाब से यही वो जगह थी जहां गुरु को खोने के बाद ये फैन की जिंदगी बदलनी थी। लेकिन अब पूरा इलाका पहले ही यीडिंग तियान की फॉर्मेशन से सील किया जा चुका था। अलग अलग फैक्शंस के हजारों कल्टीवेटर्स बैरियर के बाहर खड़े थे और गुस्से से पवित्र पूल को देख रहे थे, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा दबंग है, किसी ने धीरे से कहा। एटर्नल एवरग्रीन पूल किसी एक का नहीं है, यीडिंग तियान इसे अकेले कैसे ले सकता है? लेकिन उसी समय यीडिंग तियान आराम से उसी पूल के अंदर बैठा था। हजारों साल की लाइफ एसेंस उसकी कैओस सेक्रेट बॉडी में ऐसे जा रही थी जैसे नदियां किसी गहरे समुद्र में समा रही हों। उसके दोनों तरफ सुरुक्षु और लू मिंग्याओ उसकी सेवा कर रही थीं। वहीं पूल के एक कोने में, जहां गंदा पानी और बेकार चीजें बाहर निकलती थीं, ये फैन कीचड़ और गंदे पानी में छिपा पड़ा था। उसकी हालत किसी भिखारी से भी खराब थी। पिछली बार हार्ट ब्रेक वैली से वो सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि अचानक बीस्ट टाइड ने लू मिंग्याओ के हमले को रोक दिया था। लेकिन अब वो सच में एक चूहे की तरह बन चुका था। वो पूल के उस हिस्से में छिपा था जहां स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे कम और गंदगी सबसे ज्यादा थी। लेकिन यही एक जगह थी जहां किसी की नजर नहीं जाती थी। मैं सह लूंगा। ये फैन ने दांत भींचते हुए गंदा पानी निगल लिया। जब तक मैं इस पूल की एसेंस सोख लूं, मेरा डेंटियन फिर से ठीक हो जाएगा, मेरी हेवनली बर्निंग आर्ट और मजबूत हो जाएगी। यीडिंग, उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। एक दिन मैं ये हर कर्ज चुका दूंगा। जब भी उसे पास से लू मिंग्याओ की आवाज सुनाई देती, उसका दिल और ज्यादा जल उठता। वो उसकी होनी चाहिए थी, उसका मौका, उसकी औरत, उसका भविष्य, सब कुछ। तभी अचानक एक पैर सीधे उस रीड ट्यूब पर आ गया जिसका इस्तेमाल वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए कर रहा था। ये फैन डर से जम गया। उसने कीचड़ भरे पानी के अंदर से ऊपर देखा। यीडिंग तियान की शांत आवाज पूरे पूल में गूंज उठी। छिपने छिपाने का खेल खत्म हो गया, छोटे चूहे। अगले ही पल पानी के अंदर एक भयानक शॉक वेव फट गई। ये फैन मरी हुई मछली की तरह हवा में उछला और जमीन पर जोर से गिरा। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने लू मिंग्याओ यीडिंग तियान के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो नजारा उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। ये फैन की उंगलियां मिट्टी में ढस गईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। यीडिंग तियान ने उसे घृणा से देखा। मुझे लगा था तुम थोड़े सुधर गए होंगे। वो हंसा। लेकिन तुम तो यहाँ छिपकर गंदे पानी के रास्ते से मेरा नहाने का पानी पी रहे थे। सुरुक्षु पूल के अंदर जोर से हंस पड़ी। मास्टर, ये तो सच में कुत्ते जैसा दिख रहा है। लू मिंग्याओ की आंखों में भी थोड़ी नफरत और तिरस्कार दिखाई दिया। तुम कुछ नहीं समझते, ये फैन गुस्से से चिल्लाया। महान लोग अपमान की परवाह नहीं करते। अगर मुझे ताकत हासिल करनी है तो नहाने का पानी पीने में क्या गलत है? उसकी आवाज कांप रही थी। स्वर्ग मेरे साथ अन्याय करता है। तुम अपनी कल्टीवेशन के दम पर मुझे दबाते हो, मेरा अपमान करते हो।
मेरे मौके छीनते हो और मेरी औरतों को भी मुझसे ले जाते हो। स्वर्ग। यीडिंग त्यान हल्के से हंसा, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो धीरे से झुका और ये फैन के सामने बैठ गया। फिर उसने अपनी एक उंगली ये फैन के माथे पर रख दी। तो चलो मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ। उसकी आंखों में बैंगनी चमक दौड़ गई। कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत ही स्वर्ग होती है। अगले ही पल एक भयानक प्रेशर पूरे इलाके में फट पड़ा। सिस्टम प्लंडर शुरू करो। उसके दिमाग में तुरंत नोटिफिकेशन की आवाजें गूंजने लगी। एम्ब्रायोनिक इमोरल बॉडी सफलतापूर्वक जब्त की गई। टारगेट के अंदर हिडन आइटम मिला है, एंशिएंट जेड की। फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन शुरू। मेरी बॉडी। ये फैन की चीख किसी घायल जानवर जैसी थी। उसके शरीर के अंदर छिपी वो रहस्यमयी एंशिएंट जेड जिसे उसने किस्मत से पाया था, जबरदस्ती उसके डेंटियन से बाहर खींच ली गई। नहीं, ये फैन पागलों की तरह चिल्लाया, इसे वापस दो, ये मेरी चीज है। उसने हवा में तैर रही जेड की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन यीडिंग त्यान ने आराम से उसे पकड़ लिया और अपने स्टोरेज में रख लिया। फिर उसने नीचे पड़े टूटे हुए ये फैन को देखा। अब ये मेरी चीज है। जैसे ही सुरुक्षु ये फैन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी, यीडिंग त्यान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी नजर दूर आसमान की तरफ चली गई, जहां एक बेहद शक्तिशाली आभा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। छोटे को पीटोगे? उसने धीमे से कहा। तो बूढ़ा आखिर बाहर आएगा ही। उसकी आंखों में खतरनाक उत्साह चमक उठा। आज का असली मेन कोर्स अब शुरू होगा। उसने ये फैन की तरफ देखा और खून की प्यास भरी मुस्कान दी। ये फैन, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख। जिन झोंकझोंक की ताकतों पर तू भरोसा करता है, वो मेरे सामने कितनी कमजोर है। अगले ही पल साफ आसमान एक भयानक तूफान से फट गया। तूफान के बीच से एक बूढ़ा आदमी हवा को चीरते हुए बाहर निकला। उसके हाथ में एक हेवन पियर्सिंग हेलबर्ट थी। उसके हर कदम के साथ स्पेस कांप रही थी और उसके पैरों के नीचे हरे कमल की परछाइयां खिल रही थीं। ये था लू कांगलिन, लू फैमिली का पुराना एंसेस्टर। 3000 सालों से जिंदा रहने वाला ये पुराना मॉन्स्टर सेज रियल्म के पीक के बेहद करीब खड़ा था और झोंगझो का रक्षक माना जाता था। उसकी तेज नजर सबसे पहले येडिंग त्यान पर गई, फिर लू मिंग्याओ पर रुकी, जिसने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लीं। उस बूढ़े शांत चेहरे के अंदर अचानक विनाशकारी गुस्सा भड़क उठा। तुमने मेरी लू फैमिली की सेंटेस को अपना गुलाम बना लिया और हमारी विरासत को नष्ट कर दिया। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजी। आज ये बूढ़ा तुम्हारी हड्डियां पीस कर धूल बना देगा और तुम्हारी राख हवा में उड़ा देगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथ की हेलबर्ड नीचे गिर गई। एक विशाल हरी रोशनी आसमान को चीरती हुई सीधे यीडिंग त्यान के सिर की तरफ बढ़ी। इस एक वार में इतनी ताकत थी कि लाखों लोगों वाले पूरे शहर को एक पल में मिटाया जा सकता था। फॉर्मेशन के बाहर खड़े हजारों कल्टीवेटर्स डर से घुटनों पर गिर गए। उस चमकदार हमले को देखने तक की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन यीडिंग त्यान वहीं खड़ा रहा। उसने अपना कदम तक नहीं बदला। बस इतना ही। वो हल्के से हंसा। धीरे धीरे उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस दुनिया को खत्म कर देने वाली रोशनी का सामना किया। सभी लोगों की डरी हुई और अविश्वास से भरी आंखों के सामने यीडिंग त्यान ने उस विनाशकारी हेलबर्ट स्ट्राइक को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां बंद की और उस पूरी ताकत को चकनाचूर कर दिया। हमला ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। एक भी शॉक वेव बाहर नहीं निकली। असंभव। लू कांगलिन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम तो सिर्फ 20 साल के हो। कैसे? लू कांगलिन की आवाज कांप उठी। तुमने मेरा फुल पावर अटैक नंगे हाथों से कैसे रोक लिया? आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन रेल्म है क्या? यीडिंग त्यान दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे शांत खड़ा रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मेरा रेल्म? उसने धीरे से कहा। अगले ही पल उसके शरीर से गहरे लाल रंग की खून जैसी औरा आसमान को चीरती हुई फट पड़ी और एक ही झटके में लू कांगलिन की पूरी डोमेन प्रेशर को निगल गई। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है। उसकी आंखें अंधेरे की तरह चमक उठी। आज मैं कोई इंसान नहीं, चलती फिरती तबाही हूं। एक कदम, सिर्फ एक कदम, और यीडिंग त्यान पल भर में लू कांगलिन के सामने पहुंच गया। बूढ़ा कुछ समझ भी नहीं पाया था कि यीडिंग त्यान की उंगली उसके माथे पर टिक चुकी थी। तुम अपनी प्यारी सेंटेस के लिए लड़ना चाहते थे ना? उसकी मुस्कान और खतरनाक हो गई। तो चलो तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती सेंटेस अब कैसी दिखती है। अगले ही पल उसने जबरदस्ती स्पिरिचुअल एनर्जी लू कांगलिन के दिमाग में भेज दी। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक दृश्य चमकने लगे। हार्ट ब्रेक वैली में लू मिंग्याओ के माथे पर स्लेव मार्क लगना, एटर्नल एवरग्रीन पूल में उसी लू मिंग्याओ का सिर झुकाकर यीडिंग त्यान की सेवा करना। नहीं! लू कांगलिन की आंखें खून से भर गईं। उसने एक बड़ा खून का फव्वारा उगल दिया। उसी पल उसका डाव हार्ट पूरी तरह टूट गया। जानवर! वो पागलों की तरह दहाड़ा। मैं तुझे मार डालूंगा। उसने अपनी पूरी उम्र जलाकर आखिरी सुसाइडल अटैक शुरू कर दिया। वो यीडिंग त्यान को साथ लेकर मरना चाहता था। बहुत शोर मचा रहे हो, यीडिंग त्यान ने बोरियत से कहा। उसकी आंखों में हल्की सी चिढ़ उभरी। अगले ही पल उसके पीछे प्राइमल केओस मिलस्टोन का विशाल फैंटम प्रकट हो गया।
लूक एंगलिन का पूरी जिंदगी जलाकर किया गया आखिरी हमला उस केओस एनर्जी से टकराया और कीचड़ की तरह उसमें समा गया। एक लहर तक पैदा नहीं हुई। नहीं, ये प्राइमल केओस लॉ है। लूक एंगलिन के चेहरे का पागलपन पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ डर बचा था। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि उसने दक्षिणी क्षेत्र के किसी घमंडी नौजवान को नहीं, बल्कि नरक से निकले एक असली डेमन गॉड को ललकार दिया था। अब समझ आया? यीडिंग तियान ने ठंडी हंसी हंसी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। चारों तरफ की केओस पावर एक ही पल में लूक एंगलिन पर टूट पड़ी। बूढ़ा, उसकी हेवन पियर्सिंग हैल्बर्ड, उसका शरीर, उसकी डिवाइन सोल, सब कुछ एक ही झटके में खून के गूदे में बदल गया। 3000 साल तक जिंदा रहने वाला झोंगझो का वो पुराना मॉन्स्टर एक पल में इतिहास से मिटा दिया गया। यीडिंग तियान ने चारों तरफ नजर घुमाई। अब भी किसी को कोई आपत्ति है? पूरे एटर्नल एवरग्रीन पूल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज तक गायब हो गई। किसी में सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं बची थी। यीडिंग तियान ने नीचे देखा। ये फैन जमीन पर बैठा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ टूटी हुई उम्मीद बची थी। यीडिंग तियान के होठों पर क्रूर मुस्कान आ गई। यही था वो सहारा जिस पर तुम इतना भरोसा करते थे, उसने तिरस्कार से कहा। ये तो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं था। उसी पल ये फैन की आखिरी उम्मीद भी मर गई। उसके दिल में जो सबसे अजय इंसान था, उसे यीडिंग तियान ने मुर्गे की तरह काटकर खत्म कर दिया था। अब तुम्हारी बारी है चाहे? यीडिंग तियान धीरे धीरे उसके सामने उतरा। नहीं, मुझे मत मारो। ये फैन रोने लगा। उसकी नाक और आंसू एक साथ बह रहे थे। अभी तक जो खुद को महान हीरो समझता था, जिसके मुंह से हमेशा यंग लोगों को मत सताओ जैसे डायलॉग निकलते थे, अब वही जान की भीख मांग रहा था। सिस्टम इसका प्रोटैगनिस्ट हेलो छीन लो। डिंग, सन ऑफ डेस्टिनी, ये फैन का प्रोटैगनिस्ट हेलो जबरदस्ती हटाया जा रहा है। स्ट्रिप सफल, करंट लक वैल्यू 0। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही ये फैन को अचानक लगा जैसे उसके शरीर से कोई अदृश्य ताकत हमेशा के लिए निकल गई हो। वो किस्मत जो जन्म से उसे बचाती आई थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों की आखिरी जिद भी बुझ गई। अब वो सिर्फ एक साधारण बस इंसान था। यीडिंग तियान उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, जानते हो ये फैन, इस दुनिया की पूरी कहानी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाली थी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन अफसोस, तुम्हारी मुलाकात ऐसे डायरेक्टर से हो गई जो स्क्रिप्ट फॉलो करना पसंद ही नहीं करता। उसने अपनी एक उंगली उठाई। चलो अगली जिंदगी में कोशिश करना कि फिर कभी प्रोटैगनिस्ट मत बनना। तब उसकी उंगली हल्के से ये फैन के माथे से टकराई। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई खून नहीं उड़ा, बस ये फैन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी आंखों की आखिरी चमक बुझ गई। अगले ही पल वो लकड़ी की तरह पीछे गिर पड़ा। पहला सन ऑफ डेस्टिनी हमेशा के लिए मर चुका था। यीडिंग तियान ने उसकी लाश को बिना किसी भावना के देखा। फिर उसने सिर उठाकर उस अनंत आसमान की तरफ नजर डाली। उसे हल्का सा एहसास हुआ जैसे ऊपर कहीं कोई अदृश्य निगाह उसे लगातार देख रही हो। वो खुद हेवनली डैव था। ये तो बस शुरुआत है, मैंने ऐलान किया। मेरे होठों पर घमंडी मुस्कान थी और मैंने अपना हाथ उठाकर सीधे आसमान की तरफ मिडिल फिंगर दिखा दी। ऊपर मेरा इंतजार करना, अपनी गर्दन साफ करके रखना। ये फैन के खत्म होने के 1 महीने बाद झोंगझो हेवनली एरा के साल 3500 में मेरी येटियन सेक्ट के काले झंडे हर एक स्पिरिचुअल माउंटेन और ब्लेस्ड लैंड पर लहरा रहे थे। मेरा नाम यीडिंग तियान इतना खतरनाक बन चुका था कि लोग बच्चों को रात में डराने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन जब पूरी दुनिया को लगा कि अब मैं खुद को सम्राट घोषित करके एक डार्क एरा शुरू करने वाला हूं, तभी आसमान फट गया। बिल्कुल दोपहर के समय झोंगझो के मुख्य केंद्र टोंगियन टावर के ऊपर आसमान में 1 लाख मील लंबी एक सुनहरी दरार अचानक खुल गई। मेरी एंट्री के उलट, जिसमें सिर्फ खून और डर था, इस बार उस दरार से पवित्र और भव्य गोल्डन इमॉर्टल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर लोगों के दिल में अपने आप झुकने की इच्छा पैदा हो रही थी। आसमान में दिव्य संगीत गूंजने लगा और 9 प्योर ब्लड व्हाइट जेड चिलिन्स द्वारा खींचा जा रहा एक गोल्डन वर्ड चैरियट धीरे धीरे हेवनली गेट से बाहर आया। उसके चारों तरफ सैकड़ों सिल्वर आर्मर पहने हेवनली सोल्जर्स रास्ता साफ कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से हर एक के शरीर से 7वें स्टेज नासेंट सोल एक्सपर्ट जैसी आभा निकल रही थी। उस गोल्डन चैरियट पर बैठा था एक बेहद खूबसूरत और परफेक्ट दिखने वाला नौजवान। उसने क्लाउड ब्रोकेड रोब पहन रखा था, सिर पर पर्पल गोल्ड क्राउन था और उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि किसी देवता की मूर्ति हो। उसके चारों तरफ 9 दिव्य हेलो लगातार घूम रहे थे। उसकी नजर नीचे झोंक की जमीन पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे कोई किसान अपने खेत में खड़े जानवरों को देख रहा हो। ये था जीवुआओ, अपर रेल्म की इमॉर्टल ताइगो डिवाइन माउंटेन का डिवाइन सन। तो ये है लोअर रेल्म, जीवुआओ ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में जन्म से मौजूद घमंड साफ झलक रहा था। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी गंदी है और लॉज अधूरे हैं। अगर उस खास चीज के लिए नहीं आया होता तो यहाँ एक पल भी ज्यादा रहना मुझे खुद को गंदा महसूस कराता। उसके पास घुटनों के बल बैठा था 18 से 19 साल का एक युवक। उसकी आंखें तेज थीं और भौहें तलवार जैसी लग रही थीं। भले ही वो झुका हुआ था, लेकिन उसकी पीठ पूरी तरह सीधी थी। सबसे खास बात, उसके कपड़ों के नीचे से चमकते हुए टाइगर रून्स दिखाई दे रहे थे। हर धड़कन के साथ आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी
समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगती थी। ये था शू चेन, झोंगझो का छिपा हुआ सुप्रीम जीनियस और इस नई पीढ़ी का सबसे बड़ा सन ऑफ डेस्टिनी। कृपया शांत हो जाइए लॉर्ड डिवाइन सन, शू चेन ने सम्मान से कहा। उसकी आंखों में जुनून की आग जल रही थी। भले ही ये दुनिया गंदी है, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। हजारों सालों की रिकवरी के बाद यहाँ आपके लिए काफी अच्छे ब्लड स्टोन और कल्टीवेशन फर्नेस मिल सकते हैं। जी वुआओ ने लापरवाही से सिर हिलाया और एक चमकता हुआ गोल्डन टोकन नीचे फेंक दिया। मेरा आदेश पहुंचा दो, डिवाइन सन ने ठंडी आवाज में कहा। मेरा इस दुनिया में उतरना इस लोअर रियल्म के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं इन्हें सिर्फ 3 दिन देता हूं। सोल फॉर्मेशन स्टेज से ऊपर का हर कल्टीवेटर और इस दुनिया की टॉप 10 सबसे खूबसूरत महिलाएं 3 दिन के अंदर टोंगियन टावर पहुंचकर मेरी पूजा करेंगी। उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे वो रात के खाने का फैसला कर रहा हो। अगर किसी ने मना किया तो उसका पूरा शहर खत्म कर देना। शू चेन ने दोनों हाथों से टोकन पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर उत्साह चमक उठा। समझ गया लॉर्ड डिवाइन सन, फिर उसने थोड़ा झुककर कहा, लेकिन एक समस्या है। इस लोअर रियल्म में अभी एक यीडिंग त्यान नाम का इंसान है। वो खुद को अजेय समझता है। उसने पहले सन ऑफ डेस्टिनी ये फैन को मार डाला और बहुत सारे रिसोर्स अपने कब्जे में कर रखे हैं। लॉर्ड डिवाइन सन, उसके साथ क्या करना चाहेंगे? जी वुआओ ने मजाक उड़ाते हुए हंसी छोड़ी। उसने आंखें तक नहीं खोली। वो बस थोड़ा मजबूत चींटी है, उसने बेपरवाही से कहा। उसे कहो घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पास आए। शायद मैं उसे अपनी सेक्ट का गेट कीपिंग स्लेव बनाने पर विचार करूं। उसी समय मैं येटियन सेक्ट के दीर्घायु महल के अंदर अपने सिंहासन पर आराम से बैठा था और सिस्टम द्वारा दिखाई जा रही हेवनली आइज स्क्रीन पर पूरा दृश्य देख रहा था। अपर रियल्म ताइगू, डिवाइन माउंटेन का डिवाइन सन। जी वो मेरे चेहरे पर डर की कोई निशानी नहीं थी, बल्कि मेरी मुस्कान एक ऐसे शिकारी जैसी थी जिसे अचानक कोई बेहद कीमती शिकार मिल गया हो। सिस्टम तुरंत डेटा एनालिसिस करने लगा। डिंग, आई ऑफ ओमनिसियंस एक्टिवेट। टारगेट 1 जी वुआओ। स्थिति अपर रियल्म का अर्ली ट्रू इमॉर्टल। लोअर रियल्म के लॉज के कारण वर्तमान ताकत पीक ग्रेट सेंट तक सीमित। पूरी इमॉर्टल डाओ लॉज का मालिक। कॉम्बैट पावर होस्ट से लगभग 2 गुनी। बॉडी ग्रेट कंप्लीशन ताइगू डिवाइन किंग बॉडी। इसके ओरिजिन एसेंस को सोखने से होस्ट वॉइड को तोड़कर असेंड कर सकता है। टारगेट 2 शू चेन। स्थिति नई पीढ़ी का सन ऑफ डेस्टिनी। लेट सोल फॉर्मेशन स्टेज। इनेट सुप्रीम बोन और कंपेनियन ट्रेजर 8। हैंड ऑफ गॉड का मालिक। लक वैल्यू 80,000। पर्सनैलिटी ताकतवर लोगों की पूजा करता है, बेहद स्वार्थी, अपनी ही लोअर रियलम के लोगों को बेकार चींटी समझता है। मैंने धीमी और खतरनाक मुस्कान दी। पिछला प्रोटैगोनिस्ट ये फैन एक दर्द और बदले से भरा हुआ कमजोर इंसान था, लेकिन ये शू चेन अलग था। ये तो ऐसा गद्दार कुत्ता था जो अपर रियल्म की सेवा करना भी अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान समझता था। उस पल लुमेना पूरी तरह काले लिबास में हॉल के अंदर दाखिल हुई। मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग ने उसके अंदर बची हुई आखिरी बूंद तक उस पवित्र कन्या वाला घमंड पीस कर खत्म कर दिया था। अब वहां सिर्फ हड्डियों तक उतरी हुई गहरी अधीनता बची थी। मास्टर, बाहर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं कि ऊपरी लोक का डिवाइन सन आपको मिटाने आने वाला है। हाल ही में जिन्होंने हमारे सामने सरेंडर किया था उनमें से कई बुजुर्ग डर के मारे कांप रहे हैं और कुछ तो चोरी छिपे टंगचिन टावर भाग गए हैं ताकि उसके जूते चाट सकें। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने उसकी बात सुनकर बेपरवाही से हंस दिया। उन्हें जाने दो। कचरा बाहर निकलता है तो घर अपने आप साफ हो जाता है। जहां तक उस डिवाइन सन की बात है, मैं धीरे धीरे उठा और ग्रैंड हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। मेरी नजर आसमान में चमकती उस सुनहरी दरार पर टिक गई। उससे निकल रही पवित्र आभा मेरी डेमोनिक ब्लड को उबाल रही थी। ये डर नहीं था, ये एक शिखर शिकारी की आदिम प्रवृत्ति थी। वो चाहता है कि दुनिया के सारे ताकतवर एक्सपर्ट्स उसके सामने झुककर सम्मान दें। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। मैं उसे ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने अपने शिष्य की ओर देखा। उसके पास सुप्रीम बोन है ना? मुझे लगता है वो हड्डी काफी अच्छी दिखती है। क्यों ना उसे निकालकर मेरी प्यारी शिष्या के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें। कोने में बैठी सुरुकु अपने डैगर साफ कर रही थी। मेरे शब्द सुनते ही उसकी आंखों में भूखे भेड़िए जैसी लालची चमक दौड़ गई। धन्यवाद मास्टर, ये शिष्या खुद उसके सीने को चीर कर वो हड्डी बाहर निकाल देगी। मैं मुड़ा और जानबूझकर अपनी खतरनाक आभा को दबा लिया। हेवन डिसीविंग फॉर्मेशन पैटर्न्स की मदद से मैंने अपनी समुद्र जैसी विशाल ग्रेट सेज कल्चरेशन को पूरी तरह छिपाकर एक साधारण पीक सोल फॉर्मेशन रियलम कल्चरेटर जैसा बना दिया। अगर वो मुझे चींटी समझना चाहता है तो ठीक है, मैं ऐसी चींटी बनूंगा जिसके अंदर मौत का जहर छिपा होगा। सबसे खतरनाक हत्याओं में कभी चमकदार एंट्री की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसा भेष चाहिए जिसे देखकर दुश्मन हंसे और उसकी मौत खुद उसके पास चलकर आए। 3 दिन की समय सीमा पलक झपकते ही खत्म हो गई। झुंगा के सबसे ऊंचे शिखर पर मौजूद टोंगचिन टावर अब पूरी तरह एक आलीशान अस्थायी महल में बदल चुका था।
पहाड़ के नीचे हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार ताकतवर कल्टीवेटर्स जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे, बिल्कुल चींटियों के झुंड की तरह। सेक्ट एंसेस्टर्स और इंपीरियल एम्परर्स जो सामान्य दिनों में इतने ऊंचे खड़े रहते थे कि कोई उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, आज अपनी नजरें तक उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। टोंगचिन टावर के सबसे ऊपर जुआ फ्लड ड्रैगन की खाल से बने सिंहासन पर आराम से पसरा हुआ था। उसके हाथ में डिवाइन नेक्टर का प्याला था जो शुद्ध सार से बनाया गया था, और उसके आसपास कुंवारी लड़के लड़कियों से निकाली गई ऊर्जा की बू आ रही थी। उसके बगल में खड़ा सुचिन वफादारी से अपने मास्टर की भयानक प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। समय समाप्त हो चुका है। सुचिन आगे बढ़ा और उसकी स्पिरिचुअली एम्प्लीफाइड आवाज पूरे आकाश में गरज की तरह गूंज उठी। साउथर्न रीजन का यादिनटियन कहां है? वो अभी तक यहां आकर घुटनों पर गिरकर डिवाइन डिक्री क्यों स्वीकार नहीं कर रहा? क्या वो चाहता है कि उसका पूरा ब्लड लाइन मिटा दिया जाए? जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, आसमान को चीरती हुई एक बेहद डरावनी और शोक भरी धुन गूंज उठी। ये कोई सेलेस्टियल म्यूजिक नहीं थी, ये मौत की घोषणा करती फ्यूनरल मार्च थी। 9 विशाल काले ड्रैगन कॉर्प्सेस मेरे पहचान वाले ब्लड रेड कॉफिन को खींचते हुए बादलों से धीरे धीरे बाहर निकले। माफ करना, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था, मैंने आराम से कहा और कॉफिन के ढक्कन पर बैठा रहा। मैंने बेफिक्री से स्पिरिचुअल फ्रूट का बड़ा सा टुकड़ा काटा, जैसे सामने मौजूद हजारों शक्तिशाली लोग मेरे लिए सिर्फ हवा हों। वैसे भी मेरे घुटने थोड़े अकड़ गए हैं, इसीलिए मैं घुटनों पर नहीं बैठ सकता। क्यों ना तुम नीचे आकर मेरे घुटने दबा दो? पूरा इलाका खामोश सदमे में डूब गया। दसियों हजार कल्टीवेटर्स ने एक साथ ठंडी सांस खींची। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये यादिन 3 सच में पागल था। उसने खुलेआम अपर रियल्म डिवाइन सन को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर ली? सुचिन की आंखों में अचानक पागलपन भरी खुशी चमक उठी। आखिरकार उसे अपने नए मास्टर के सामने खुद को साबित करने का मौका मिल गया था। बेशर्म पागल, तूने डिवाइन सन का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? सुचिन गुस्से से दहाड़ा। उसका सीना तेज रोशनी से फटने लगा। आज सुचिन स्वर्ग के नाम पर न्याय करेगा। मैं तेरे खून से डिवाइन सन के अपमान को धो डालूंगा। उसने भारी कदम आगे बढ़ाया और उसकी सुप्रीम बोन से सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। अगले ही पल वो एक विशाल आसमान को ढक देने वाले गॉड हैंड में बदल गई, जो बेरहमी से मेरे ब्लड कॉफिन की तरफ झपट पड़ी। ये थी सुप्रीम बोन की असली खौफनाक ताकत। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कई बड़े कल्चरेशन रियलम्स को पार करके दुश्मनों को मौत दे सकता है। लेकिन इस दुनिया को मिटा देने वाले वॉर के सामने मैंने बस एक लंबी सांस छोड़ी और जो फल अभी खाया था उसका बीज आराम से उंगली से उछाल दिया। उस छोटे से फ्रूट कोर पर सिर्फ प्राइमल केओस एनर्जी की एक बेहद मामूली परत छड़ी हुई थी, फिर भी वो हवा को चीरते हुए एक अजीब घुमावदार रास्ते पर दौड़ा। अगले ही पल एक साफ आवाज गूंजी। वो कथित रूप से अटूट गॉड हैंड को सीधा भेद चुका था, जैसे कोई पतले कागज में छेद कर रहा हो। इतना ही नहीं, अपनी रफ्तार खोए बिना वो फ्रूट कोर सीधे सुचिन की भौहों के बीच जा पहुंचा। सुचिन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। जिस सुप्रीम टेक्निक पर उसे इतना घमंड था, वो एक फेंके हुए फल के बीज तक को रोक नहीं पाई। आखिरी समय पर उसकी सुप्रीम बोन फिर से चमकी और उसके सारे रून्स मिलकर एक जबरदस्त डिफेंसिव शील्ड में बदल गए। फ्रूट कोर उस शील्ड से टकराया और धूल में बदल गया, लेकिन उसके अंदर छिपी भयानक ताकत ने सुचिन के खून का बहाव उल्टा कर दिया। वो बुरी तरह 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी वो अजय और महान दिखने वाली ऑनरा पल भर में चकनाचूर हो गई। तो ये है तुम्हारी तथाकथित सुप्रीम बोन? मैंने अपने हाथ ऐसे ताली बजाकर साफ किए जैसे बस धूल झाड़ रहा हूं। जन्म से मिली एक हड्डी के सहारे इतना घमंड? सोचें, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस हड्डी को निकाल कर उबाल देता। कम से कम उससे तुम्हारे कमजोर दिमाग को थोड़ी ताकत मिल सकती है। तुम मौत को बुला रहे हो। सुचिन गुस्से से चीख उठा। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो गया था। सुप्रीम बोन जागने के बाद से उसने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को कुचल दिया था। उसने कब सोचा था कि उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, वो भी डिवाइन सन के सामने? बस एक ठंडी आवाज गूंजी और सुचिन वहीं रुक गया। सिंहासन पर बैठे जूदाओं ने धीरे से अपना वाइन कप नीचे रखा। उसे सुचिन की हार से कोई गुस्सा नहीं था, न ही मेरे खुले अपमान से कोई फर्क पड़ा। उसकी नजरों में हम दोनों बस एक जार में लड़ते हुए 2 छोटे कीड़े थे। दिलचस्प। जू ने पहली बार सीधे मेरी ओर देखा। उसकी तारों जैसी चमकती आंखें मुझे परख रही थीं। तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ पीक सोल फॉर्मेशन रेल्म की है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ग्रेट सेज के बराबर है। लगता है इस गंदे लोअर रेल्म में तुम्हें कुछ अच्छे खजाने मिल गए हैं। वो खड़ा हुआ और आराम से टोंगचिन टावर से नीचे उतरने लगा, लेकिन वो सीढ़ियों से नहीं चल रहा था। वो खाली हवा पर कदम रख रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद हेवन और अर्थ के लॉज को
अपने पैरों तले कुचल रहा हो। यादिन 3 है ना? वो मेरे ब्लड कॉफिन से लगभग 100 मीटर दूर रुक गया और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे कोई देवता किसी कीड़े को देखता है। ये डिवाइन सन प्रतिभाओं की कद्र करता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उसने उंगली मेरे कोफिन की ओर की, फिर पीछे खड़ी चुलिन और सुरु की तरफ इशारा किया। ये कोफिन और तुम्हारे पीछे खड़ी दोनों महिलाएं, इन्हें मेरी बैटल स्लेव्स के रूप में दे दो। जब मैं अपर रेल्म लौटूंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें मेरा सरनेम मिलेगा और तुम मेरी इमॉर्टल डिवाइन माउंटेन में आउटर सेक्ट प्रोटेक्टर बन सकते हो। उसकी बात सुनते ही नीचे घुटने टेक कर बैठे कल्टीवेटर्स की आंखों में जबरदस्त ईर्ष्या भर गई। उसका सरनेम मिलना और डिवाइन माउंटेन में प्रवेश करना, चाहे स्लेव बनकर ही क्यों ना हो, लोअर रेल्म कल्टीवेटर्स के लिए ये आसमान छू लेने जैसा मौका था। ऐसा अवसर 1000 जन्मों में भी नहीं मिलता। सुना तुमने यादिन 3? सूचिन ने बगल से जहरीली मुस्कान के साथ कहा। डिवाइन सन ने तुम्हें सम्मान दिया है। जल्दी घुटनों पर गिरो और उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दो। ये वो आशीर्वाद है जिसे तुम्हारे पूर्वज भी कई जन्मों में हासिल नहीं कर पाए। चुलिन और सुरु के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्हें मेरी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन अपर रियल्म के असली इमॉर्टल के सामने खड़े होना स्वाभाविक रूप से डर पैदा करता था। मैं चुप रहा, सिर झुकाए खड़ा रहा और मेरे कंधे हल्के हल्के कांपने लगे, जैसे मैं हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हंस क्यों रहे हो? ज्यू की भौं सिकुड़ गई। पहली बार उसके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी काली आंखें अब बदल चुकी थीं। उनमें भयानक पर्पल गोल्ड चमक दौड़ रही थी। मेरी आंखों की गहराई में अनगिनत डेटा स्ट्रीम्स तेजी से रिफ्रेश होने लगी। डिंग, केओस एनालिसिस कंप्लीट। तेगु डिवाइन किंग बॉडी 100% एनालाइज्ड। अपर रियल्म स्पेस लॉज 100% एनालाइज्ड। वीकनेस लॉक्ड। जियोदाओ ने केवल क्लोन के रूप में अवतरण किया है। उसकी कोर ओरिजिन उसकी भौहों के बीच स्थित डिवाइन स्पार्क में है। अपर रीलम से कनेक्शन काटने पर उसकी कॉम्बैट पावर स्थायी रूप से 30% कम हो जाएगी। मैं मुस्कुराया। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुमने एक चीज पूरी तरह गलत समझ ली है। मेरे चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। मेरी ऑरा अब छिपी हुई शांति से बदलकर एक भूखे जानवर जैसी लालची और भयानक बन गई, जिसे अचानक एक विशाल दावत मिल गई हो। दान? तुम सोचते हो कि तुम मुझे दान देने के लायक हो? मैंने ब्लड कॉफिन से बाहर कदम रखा। यियन को जो चाहिए वो कभी किसी और की मेहरबानी से नहीं मिला। चाहे तुम्हारी डिवाइन सन की पहचान हो, तुम्हारा टाइगू डिवाइन किंग बॉडी हो, या फिर तुम्हारे कंधों पर रखा हुआ सिर, मैं खुद लेकर रहूंगा। डरे हुए सूचिन को देखकर मैंने हल्की मुस्कान दी। मन ही मन सोचा, किसी के हाथ से वो चमकती हड्डी मिलने का इंतजार करने से अच्छा है उसे खुद छीन लेना ज्यादा मजेदार है। उसी पल आसमान का रंग बदल गया। जियोदाओ ने आखिरकार अपना किलिंग इंटेंट छोड़ दिया। इतने घमंडी और कृतज्ञ हो। ठीक है, ये डिवाइन सन तुम्हें मौत का उपहार देगा। उसकी दहाड़ के साथ जमीन फट गई और 10,000 फीट ऊंचा डिवाइन किंग अवतार प्रकट हो गया। उसकी शक्ति ने पूरे आकाश को दबा दिया। जैसे ही उस विशाल फैंटम ने अपनी आंखें खोली, आसपास के कमजोर कल्टीवेटर्स सिर्फ उस दबाव से ही खून की धुंध में बदल गए। उसके पास खड़ा सूचिन पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अब तुम खत्म हो चुके हो। डिवाइन सन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसकी आवाज अचानक गले में ही अटक गई, क्योंकि मैंने आखिरकार कदम उठाया था। मैंने कोई चमकदार एवटार नहीं बुलाया, कोई विनाशकारी डिवाइन आर्ट इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बस एक साधारण सा जेस्चर किया। सिस्टम द्वारा बहुत पहले तैयार किया गया हेवन सीलिंग अरे सक्रिय हो गया। एक अदृश्य पिंजरा आसमान से गिरा और इस पूरे स्थान को बंद कर दिया। अपर रियल्म से हर कनेक्शन उसी पल कट गया। कभी सुनहरा चमकता आसमान अब स्याही की तरह काला हो गया और एक विशाल डार्क बैरियर ने पूरे टोंगचिन टावर को घेर लिया। जियोदाओ की समुद्र जैसी डिवाइन पावर अचानक जड़ से कट गई। उसका विशाल डिवाइन किंग एवटार उसी पल कांपने लगा और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। तुम इतने स्तर का अरे कैसे रख सकते हो? उसने भय से चीखते हुए पूछा। उसे समझ आ चुका था कि उसका अपर रियल्म से कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब समझ आया? मैंने ठंडी हंसी हंसी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। मेरा शरीर बिजली की तरह गायब हुआ और अगले ही पल मैं उसके एवटार के सिर के ऊपर खड़ा था। कोई फैंसी टेक्निक नहीं, कोई फ्लैशी मूव नहीं, सिर्फ मेरी शुद्ध फिजिकल स्ट्रेंथ। मैंने अपना पैर पूरी ताकत से नीचे मारा। वो कथित अजय डिवाइन किंग एवटार मेरे पैर के नीचे कमजोर कांच की तरह टूट गया। जियोदाओ के मुंह से सुनहरा डिवाइन ब्लड निकला और वो टूटी डोर वाली पतंग की तरह उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। धूल बैठी तो मेरा पर्पल गोल्ड बूट उसके सीने पर रखा था और मैं उस तथाकथित डिवाइन सन के घमंडी चेहरे को बेरहमी से कुचल रहा था। पूरा प्लाजा मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अपर रेल्म का इमॉर्टल अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह मेरे पैर के नीचे पड़ा था। फिर भी उसकी हिम्मत देखो, वो अब भी दहाड़ रहा था। तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तेगु डिवाइन माउंटेन से हूं। चुप रहो, मैंने ठंडी आवाज में आदेश दिया और अपने पैर में थोड़ी सी ताकत बढ़ाई। अगले ही पल उसकी जबड़े की हड्डी सीधे कुचल गई। अब वो कोई धमकी देने लायक शब्द भी नहीं बोल सकता था, बस दर्द भरी
दबाई हुई कराहें ही निकाल पा रहा था। फिर मैंने अपनी नजर उस सच चैन पर डाली जो पहले ही डर और बेबसी से जमीन पर गिर चुका था। मैंने अपने आज्ञाकारी शिष्य की तरफ हाथ बढ़ाया। इधर आओ रुक्सू, ये हड्डी अब तुम्हारी है। खून से टपकता हुआ डैगर हाथ में लिए रुक्सू धीरे धीरे सुच चैन की ओर बढ़ी। उसके कदमों में उत्साह था, आंखों में एक खतरनाक पागलपन चमक रहा था और चेहरे पर ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। उसने कहा, मेरे मास्टर का आदेश ही हेवन का आदेश है। चलो महान प्रतिभाशाली व्यक्ति, अपनी सुप्रीम बोन मुझे उधार दे दो। अगले ही पल तोंगचिन टावर में सच चैन की दर्द से भरी चीखें गूंज उठी। मांस के हड्डी से अलग होने की खौफनाक आवाज उस पुराने युग के तथा कथित प्रोटोगोनिस्ट के अंत की अंतिम घंटी बन गई। मैं ऊंचाई पर खड़ा था, मेरे पैरों के नीचे एक घमंडी देवता कुचला हुआ था। कानों में सच चैन की चीखें थीं और नीचे कांपती हुई भीड़ मेरी ओर देख रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाईं, उस मीठी खूनी हवा को अपने अंदर भरते हुए कहा, आज से नया हेवन मैं हूं। फिर मेरी नजर वापस जुदाओ पर गई। उसके हाथ पैर टूटकर बेकार हो चुके थे। उसके शरीर के हर छेद से सुनहरा खून बह रहा था और वो मलबे में पड़ा था, बिल्कुल उस मुर्गे की तरह जिसके पंख नोच दिए गए हों। लेकिन इतनी हालत में भी उसका घमंड जिंदा था। वो टूटी आवाज में गुर्राया, मेरे दादा सुप्रीम एल्डर हैं। अगर मेरी सोल लैंप बुझ गई तो अपर रेल्म को तुरंत पता चल जाएगा। वो इस पूरे प्लेन को मेरे साथ दफना देंगे। मेरे साथ दफना देंगे? मैं जोर से हंस पड़ा। मैं उसके सामने बैठ गया और अपने शिष्य से वापस लिया हुआ खून से सना डैगर उंगलियों के बीच घुमाने लगा। लगता है तुमने अभी भी स्थिति को समझा नहीं है। मैंने अपनी उंगली उसके बहे हुए सुनहरे खून में डुबोई और उसे छक लिया। मेरी आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई नशे की चीज का स्वाद ले रहा हूं। वो शुद्ध ऊर्जा मेरी जीभ पर घुलते ही मेरे चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। ये दृश्य देखकर सच चैन की हालत खराब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और वो हकलाते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो या तुम एक दानव हो। जूडाओ की आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई। आखिरकार उसे समझ आया कि जिस लोअर रेल्म के निवासी को वो एक मामूली कल्टीवेटर समझ रहा था, वो असल में इंसान के रूप में छिपा हुआ एक आदिम राक्षसी प्राणी था। अब और शब्दों की बर्बादी करने का मन नहीं था। मैंने अपने पीछे 10,000 फीट ऊंचा केओस डीमन गॉड एवेटार बुला लिया। उसकी मौजूदगी से पूरा आसमान कांप उठा और एक भयानक खिंचाव वाली शक्ति चारों ओर फैल गई। मैंने हेवन स्वॉलोइंग डीमनिक आर्ट का जाप शुरू किया। केओस गॉड ने अपना विशाल हाथ नीचे बढ़ाया और जूडाओ को पकड़ लिया। वो बुरी तरह संघर्ष करने लगा, अपनी बची हुई ओरिजिन एसेंस तक जला डाली, लेकिन उसका विरोध बेकार था। नहीं, मुझे छोड़ दो, वो चीखा। लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने उसका संघर्ष ऐसा था जैसे कोई चींटी रथ रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे ऐसे डीमन गॉड के विशाल खूनी मुंह में फेंक दिया जैसे कोई छोटे से चूजे को उछाल रहा हो। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सिर्फ आधे पल तक गूंजी, फिर अचानक सब शांत हो गया। उसके बाद आई वो खौफनाक चबाने की आवाज जिसने पूरे इलाके की खामोशी को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही ये भोजन समाप्त हुआ, मेरी ऑरा पागलों की तरह बढ़ने लगी। पीक ग्रेट सेज रेल्म की बॉटल नेक मेरे सामने गीले कागज जैसी थी जो एक झटके में टूट गई। मेरी कल्टीवेशन सीधे फर्स्ट हेवन ऑफ क्वाजी एम्परर रेल्म में पहुंच गई, फिर थर्ड हेवन, सिक्स्थ हेवन और अंत में पीक क्वाजी एम्परर रीलम तक जा पहुंची। जूडो के सुनहरे डिवाइन ब्लड को तेजी से रिफाइन किया गया और वो शुद्ध काली केओस डिमोनिक चाय में बदलने लगा। मेरी फिजिकल बॉडी भी उसी क्षण एक नए स्तर पर पहुंच गई। फ्लैश सैंक्टिफिकेशन रेल्म। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार गूंजने लगी। कंग्रेचुलेशंस, ट्रू इमॉर्टल क्लोन को डिवावर करने में सफलता प्राप्त हुई। 3 कंप्लीट इमॉर्टल दाव फ्रैगमेंट्स प्राप्त हुए। 50,000 लक पॉइंट्स हासिल हुए। पीक क्वाजा एम्परर स्टेज और सैंक्टिफाइड बॉडी प्राप्त हुआ। लगातार आती हुई इन आवाजों के बीच मेरी नजर धीरे धीरे उस कोने की तरफ गई जहां सू चेन जमीन पर सिकुड़ा हुआ पड़ा था। डर ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो खुद पर काबू तक खो चुका था। उसके हाथ बुरी तरह कांपते हुए उसकी छाती को पकड़े हुए थे और पूरा शरीर हवा में कांपते पत्ते जैसा थरथरा रहा था। उसके अंदर मौजूद सुप्रीम बोन डर के कारण पागलों की तरह धड़क रही थी, एक आकर्षक सफेद रोशनी छोड़ते हुए। क्या हुआ? महान प्रतिभाशाली सू इतना डर गए कि खुद पर कंट्रोल भी नहीं रहा। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मेरे हर कदम के नीचे पत्थर की पट्टियां अपने आप धूल में बदल रही थी। मेरे पास मत आओ। सू चेन की मानसिक स्थिति वहीं टूट गई। उसके दांत किटकिटाने लगे, आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। वो पागलों की तरह झुककर बोला, ग्रैंडपा या मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी वफादार कुत्ता बन जाऊंगा। वो तेजी से बकबक करने लगा कि उसकी सुप्रीम बोन बहुत उपयोगी है। वो जुंगजो को संभाल सकता है और आपके लिए खूबसूरत महिलाओं को इकट्ठा कर सकता है। कुत्ता? मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की क्रूर मुस्कान दी। मैं नीचे झुका और अपनी उंगली उसकी तेजी से धड़कती छाती पर हल्के से फेर दी। अभी कुछ देर पहले जुदाओ भी मुझे अपना कुत्ता बनाना चाहता था। मैंने अपने पेट की तरफ इशारा किया और धीमी हंसी हंसा। जानते हो वो अभी कहाँ है?
है यहीं अंदर, और अब तक वो सिर्फ एक गंदे ढेर में बदल चुका है। फिर मैंने उसकी टूटी हुई आत्मा में झांकते हुए कहा, और तुम? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुम तो कुत्ता बनने के लायक भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक स्पेयर पार्ट हो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में फैला काला एरे जोर से कांपने लगा। मैंने जिस हेवन को सील किया था वो दोबारा टूटने लगा, लेकिन इस बार वहां सुनहरी दरार नहीं थी, बल्कि एक विशाल ब्लड रेड एबिस खुल गया था। जू डाओ सच में गिर चुका था, उसकी सोल लैंप बुझ चुकी थी, और टाइगू डिवाइन माउंटेन के लिए यह सबसे बड़ी बेइज्जती थी। बादलों के बीच अनगिनत लाल बिजली के ड्रैगन घूमने लगे, जैसे पूरा आसमान खून से भर गया हो। नीचे खड़े कल्टीवेटर के होश उड़ गए, वो डर के मारे चिल्लाने लगे, हेवनली पनिशमेंट आ गया। इतनी जल्दी? मैंने ऊपर देखा। खून जैसी चमकती बिजली से भरे आसमान को देखकर भी मेरे चेहरे पर डर की एक बूंद नहीं थी। उल्टा मेरे अंदर और भी पागल बैटल इंटेंट जाग उठा। जू डाओ को खाने के बाद थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हेवनली ट्रिबुलेशन को थोड़ी एक्सरसाइज और डाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। मैंने सू चेन को उसके कपड़े से पकड़कर उठा लिया, जैसे कोई कसाई किसी कमजोर मेमने को उठाता है। फिर मैं सीधा आसमान की तरफ उड़ गया और खुद हेवनली ट्रिबुलेशन के बीच घुस गया। अगर अपर रियलम खुद दरवाजा खोलकर मौत भेजना चाहता है, मैंने गरजते हुए कहा, तो मैं इसी ट्रिबुलेशन का इस्तेमाल करके एक अजय हड्डी बनाऊंगा। 10,000 फीट ऊपर लाइटनिंग सी के केंद्र में पहुंचते ही खून जैसी बिजली झरने की तरह बरसने लगी और मेरे शरीर पर टूट पड़ी। मेरे कपड़े तुरंत राख बन गए और मेरी कांसे जैसी मजबूत शरीर की बनावट दिखाई देने लगी। लेकिन वो ब्लड लाइटनिंग जो एक ग्रेट सेज को पल भर में मार सकती थी, मेरी त्वचा पर सिर्फ चिंगारी पैदा कर रही थी, एक खरोंच तक नहीं। मेरी केओस सुप्रीम बॉडी, जो अभी डिवाइन किंग बॉडी को डिवावर करने के बाद भी भूखी थी, उस विनाशकारी शक्ति को लालच से सोखने लगी और उसे मेरी मांसपेशियों और हड्डियों को और मजबूत बनाने में इस्तेमाल करने लगी। लेकिन मेरी पकड़ में लटका सू चेन इतना भाग्यशाली नहीं था। भले ही मैंने 99% लाइटनिंग स्ट्राइक रोक ली थी, फिर भी बची हुई छोटी छोटी बिजली की धाराएं उसकी त्वचा चीर रही थी। वो दर्द से चीख रहा था, मुझे मार दो, बस मुझे जल्दी मौत दे दो। वो रोते हुए गिड़गिड़ाया, तुम्हें मार दूं? मैं हंस पड़ा। इतनी खूबसूरत लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को देखो, ऐसे शानदार आतिशबाजी के बीच सर्जरी करना कितना शानदार रिचुअल होगा, है ना? बिना किसी झिझक के मेरी दाहिनी हथेली काले केओस एनर्जी से ढक गई और पंजे की तरह बदल गई। मैंने उसे सीधे उसकी छाती में घुसा दिया और उस चमकती सफेद सुप्रीम बोन को पकड़ लिया। सुप्रीम बोन ने खतरा महसूस करते ही जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। वो तेजी से कांपने लगी और इतनी शक्तिशाली रिपल्सिव फोर्स छोड़ी कि मेरी हथेली को बाहर फेंक सके। सुप्रीम बोन होने का फायदा है, थोड़ा टेम्पर तो होगा ही, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे सामने ड्रैगन को भी सिर झुकाना पड़ता है और टाइगर को भी झुकना पड़ता है। मेरी डेंटस केओस सी अचानक फट पड़ी। केओस एनर्जी मेरी बांग में बहने लगी और मैंने जबरदस्ती सुप्रीम बोन पर मौजूद सू चेन के सारे मार्क्स और विल पावर मिटा दिए। क्रैक! एक डरावनी आवाज के साथ मैंने सुप्रीम बोन को उसकी जुड़ी हुई टेंडन समेत सीधे बाहर खींच लिया। सू चेन का शरीर तुरंत डीला पड़ गया, जैसे रीढ़ के बिना सांप। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई, उसकी लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्चरेशन पल भर में गिर गई और वो एक कमजोर आम इंसान बन गया। जुंगजो का कभी महान प्रतिभाशाली व्यक्ति और अपर रियल्म का वफादार कुत्ता अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मैंने उसे बेकार सामान की तरह नीचे उस अंतहीन लाइटनिंग सी में फेंक दिया। अगले जन्म में एक साधारण इंसान बनना। मैंने आखिरी सलाह दी, प्रोटोगोनिस्ट बनने का खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसकी गहराई तुम समझ ही नहीं सकते। इसके बाद मैंने लाइटनिंग को चीरती हुई एक टेलीपैथिक मैसेज अपनी प्यारी शिष्या सुरुकु तक भेजी। मेरी अच्छी शिष्या, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अभी मेरी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम इस सुप्रीम बोन को संभाल नहीं पाओगी, इसलिए पहले मैं इसे अपने साथ फ्यूज कर लेता हूं। नीचे खड़ी सुरुकु ने आसमान की तरफ देखते हुए हल्का कंपन महसूस किया और मैं बस एक बेशर्म मुस्कान के साथ उस तूफान को देखता रहा। अपने शिष्य को टॉप टियर चीट देने की बात करना बस एक मजाक था। आखिर इतनी बड़ी ताकत किसी और को कौन देगा? जाहिर सी बात है, इसे मैं खुद इस्तेमाल करने वाला था। सिस्टम, सुप्रीम बोन को फ्यूज करो और अल्टीमेट इवोल्यूशन शुरू करो। मेरे आदेश देते ही मेरा पूरा शरीर अचानक खून की विशाल धुंध में बदल गया। नीचे हेवनली सेक्ट के लोग ये देखकर डर से चीख उठे, हमारे एंसेस्टर! लेकिन वो ब्लड मिस्ट बिखरी नहीं, बल्कि तूफानी आसमान के बीच पागलों की तरह घूमने लगी और खुद को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही पल बाद बिजली के सागर से एक नया शरीर बाहर निकला। वही सफेद बाल, वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन मेरी ऑरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो हेवन को भी हिला सकती थी। मेरी छाती के अंदर मौजूद सुप्रीम बोन अब पूरी तरह मेरे शरीर के साथ मिल चुकी थी। पहले जो हड्डी शुद्ध सफेद थी,
अब वो डार्क गोल्ड बन चुकी थी। उसके रून्स अब दिव्य रोशनी नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि उनमें घूमती हुई ग्रे केओस करंट्स बह रही थी। अब वो आधिकारिक रूप से बन चुकी थी केओस सुप्रीम बोन। मैंने ऊपर गरजते हुए ब्लड रेड ट्रिबुलेशन क्लाउड को देखा और तिरस्कार से हंस दिया। इतना बड़ा शोर! क्या ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लाइटनिंग सच में इतनी कमजोर है कि सिर्फ खुजली भी नहीं मिटा सकती? उसी पल मेरी छाती से भयानक रोशनी फूट पड़ी। एक विशाल डार्क गोल्ड हैंड आसमान को ढकते हुए बाहर निकला। वो पल भर में 10,000 फीट तक फैल गया और सीधे पूरे ट्रिबुलेशन क्लाउड को पकड़ लिया। अगले ही क्षण मैंने अपनी उंगलियां बंद कर दी। लाखों मील तक फैली बिजली, हजारों लाइटनिंग लॉज और पूरा हेवनली पनिशमेंट मेरे हाथ में दबकर मिट्टी की तरह कुचल गए। पूरा आसमान एक पल में साफ हो गया। एब्सोल्यूट पावर के सामने हेवनली पनिशमेंट सिर्फ एक मजाक था। डिंग! सिस्टम नोटिफिकेशन फिर गूंजी। सुप्रीम बोन फ्यूजन सक्सेसफुल। केओस सुप्रीम बॉडी एवोल्यूशन कंप्लीट। वर्ल्ड पावर लिमिट ब्रोकन। डिमेंशनल असेंशन एबिलिटी अनलॉक्ड। मैंने नीचे घुटनों पर बैठे लोगों की भीड़ को देखा और शांत आवाज में कहा, रुकसू, मंगाओ, नीचे की सफाई कर दो। लोअर रियलम की सारी फसल मैं काट चुका हूं। फिर मैंने आसमान में मौजूद अपर रियलम की तरफ जाने वाली गोल्डन रिफ्ट की ओर उंगली उठाई। अब हम ऊपर जा रहे हैं उनके घर को लूटने। उधर अपर रियलम के टैगू डिवाइन माउंटेन के एंसेस्ट्रल लैंड में पहले ही मेरे स्वागत के लिए एक भयानक जाल बिछ चुका था। 3,000 सिल्वर आर्मर्ड गार्ड्स तैयार खड़े थे। 18 ट्रू इमॉर्टल एल्डर्स ग्रैंड एल्डर जी चोंगकोंग के साथ मिलकर एक पर्गेटोरी डीमन स्लेइंग अरे बनाए हुए थे। जी चोंगकोंग बीच में बैठा घमंड से मुस्कुरा रहा था। वो लोग खुशी खुशी योजना बना रहे थे कि असेंशन प्लेटफॉर्म को मेरी मौत की भट्टी बना देंगे। 9 नेदर येलो स्प्रिंग वाटर से मेरे शरीर को गलाएंगे, मेरी आत्मा निकालेंगे और जी दो की मौत का बदला लेने के लिए मुझे 10,000 साल तक जलाएंगे। लेकिन उनकी ये क्रूर कल्पनाएं पूरी भी नहीं हुई थीं कि असेंशन चैनल अचानक जोर जोर से कांपने लगा। स्पेस वॉर्टेक्स तेजी से फैलने लगा। जी चोंगकांग ने तुरंत आदेश दिया, 9 नेदर येलो स्प्रिंग वाटर छोड़ दो। देखते ही देखते वो खतरनाक पीला पानी झरने की तरह एस्केंशन चैनल में बहने लगा। उन्हें इंतजार था मेरी दर्दनाक चीखों का, लेकिन वहां से कोई चीख नहीं आई। इसके बजाय एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे कोई आराम से नूडल्स खा रहा हो। स्लर पूरा एंसेस्ट्रल लैंड खामोश हो गया। फिर मेरी आवाज रिफ्ट के अंदर से गूंजी, स्वाद थोड़ा फीका है, अगली बार थोड़ा शुगर डालना मत भूलना। सभी इमॉर्टल्स के चेहरे जम गए, क्योंकि वो जानते थे कि उस येलो स्प्रिंग वाटर की सिर्फ एक बूंद भी ट्रू इमॉर्टल की त्वचा तक उतार सकती थी। लेकिन मैं उसे ऐसे पी रहा था जैसे कोई साधारण पेय हो। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाते, वॉइड के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर आया। उसने सभी अरेज और रिस्ट्रिक्शंस को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अपर रेल्म की बेहद मजबूत स्पेस बैरियर को ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई सस्ता कपड़ा हो। काले और सुनहरे इंपीरियल रोब्स पहने मैं रिफ्ट से बाहर निकला। मेरे पीछे रुक्शु और मंगाओ भी आए। मैंने सामने खड़ी विशाल सेना को देखा और हल्की मुस्कान दी। ऊपर की हवा अच्छी है, लेकिन यहाँ मक्खियां कुछ ज्यादा ही हैं। मेरी नजर आखिरकार जी चोंगकांग पर रुकी। मैंने उसकी पीक ट्रू इमॉर्टल कल्चरेशन को देखा और मन ही मन आकलन किया, मुश्किल से दांतों में फंसे खाने जितना काम आ सकता है। जी चोंगकांग गुस्से से पागल होकर हंस पड़ा। नीच लोअर रेल्म की चींटी, तुमने अपर रेल्म में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? उसने तुरंत 18 एल्डर्स को आदेश दिया, एक साथ हमला करो। अगले ही पल 18 ट्रू इमॉर्टल की शक्तियां मिल गईं। अनगिनत रंगों वाली इमॉर्टल एनर्जी एक विनाशकारी नदी में बदल गई और मेरी तरफ टूट पड़ी। ये ऐसा हमला था जो आधे लोअर रेल्म को राख कर सकता था। पूरा क्षेत्र रोशनी में डूब गया। लेकिन जब चमक गायब हुई, सभी की आंखें बाहर निकलने वाली थीं, क्योंकि मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। मैंने अपनी डिफेंसिव ऑरा तक इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने बस उन्हें देखा और शांत स्वर में कहा, बॉज़ो बहुत कमजोर। फिर मैंने हल्की सी जम्हाई ली, क्या तुम लोग सच में हमला कर रहे थे या बस मुझे गुदगुदाने की कोशिश कर रहे थे? मेरी कैओस सुप्रीम बोन हल्की सी चमक उठी और मैंने उनकी मेहमान नवाजी का बदला लौटाने का फैसला किया। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके अंदर इंसानी गला नहीं, बल्कि एक अथाह अराजक काला भंवर था। डिवाइन आर्ट डिवोर ऑनल रियल्म्स, मैंने धीमी आवाज में कहा, और अगले ही पल एक ऐसी भयानक सेक्शन फोर्स फूट पड़ी जो किसी चीज को नहीं, बल्कि सीधे लॉज और ओरिजिन एसेंस को निगल रही थी। 18 ट्रू इमॉर्टल एल्डर्स की आंखों में खौफ उतर आया, क्योंकि उनकी इमॉर्टल एनर्जी, उनके लॉज, यहां तक कि उनकी उम्र भी उनके शरीर से जबरदस्ती खींची जा रही थी और रोशनी की धाराओं की तरह मेरे मुंह में समा रही थी। उनकी दर्दनाक चीखें एक के बाद एक गूंजने लगीं और सिर्फ 3 सांसों के भीतर ही वे 18 घमंडी एल्डर्स सूखे हुए कंकाल जैसी लाशों में बदल गए। उनका पूरा ओरिजिन मेरा पोषण बन चुका था। मैंने संतुष्टि भरी एक डकार ली, फिर पूरी तरह जड़ हो चुके जंग कोंग की तरफ देखा और एक पल में उसके सामने टेलीपोर्ट होकर उसका गला पकड़ लिया।
उसे जमीन से पूरी तरह हवा में उठा दिया। ताइको डिवाइन माउंटेन्स का ट्रेजरी कहाँ है? मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने ठंडी आवाज में पूछा। 10,000 साल की जिंदगी में ऐसा खौफनाक राक्षस कभी न देखने वाला जंग कोंग बुरी तरह कांपने लगा। हकलाते हुए उसने पूछा, तब तुम आखिर हो कौन? लोअर रियलम में तुम्हारे जैसा अस्तित्व कभी पैदा ही नहीं हो सकता। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि मेरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तभी मेरे दिमाग में लंबे समय से खामोश पड़ा सिस्टम पहली बार एक अनोखी मैकेनिकल आवाज के साथ गूंज उठा। डेंग, एनर्जी एक्यूमुलेशन कंप्लीट, कोर डेटाबेस अनलॉक्ड, होस्ट को 9 हेवंस इमॉर्टल रियलम में सफलतापूर्वक वापसी करने पर बधाई। पास्ट लाइफ मेमोरी मॉड्यूल लॉर्ड हो रहा है, लॉर्ड सफल, वेलकम बैक। हेवन स्वेलोइंग डेमन वेनेरेबल, हेवन स्वेलोइंग डेमन वेनेरेबल। अगले ही पल 1,00,000 साल पुरानी यादों का विशाल सैलाब मेरे दिमाग की सारी सीलें तोड़कर अंदर घुस गया। मुझे साफ दिखाई दिया कि ठीक इसी रियल्म में 1,00,000 साल पहले खून से लथपथ और सिर पर हेवन स्वेलोइंग डेमन क्राउन पहने मैंने अकेले ही 9 इमॉर्टल एम्परर्स की घेराबंदी का सामना किया था। अपनी मौत से ठीक पहले मैंने खून की कसम खाई थी कि अगर मैं बच गया तो एक दिन लौटकर इन आसमानों के हर गॉड और हर बुद्धा को दफना दूंगा। और ये तथाकथित हेवनली डेस्टिनी प्लंडर सिस्टम असल में सिर्फ एक बदले का प्रोग्राम था, जिसे मैंने अपनी आखिरी बची हुई आत्मा को अपने डेमोनिक क्राउन की स्पिरिट के साथ मिलाकर बनाया था। सिस्टम के सारे क्वेस्ट और डेस्टिनी प्लंडर सिर्फ मुझे मेरी असली ताकत वापस दिलाने का जरिया थे। तो सच्चाई ये है, मैंने धीरे से फुसफुसाया। मेरी आंखों की बैंगनी चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद प्राचीन अथाह गहराई और पहले से भी ज्यादा शुद्ध अंधेरी डेमोनिक आभा ने ले ली। मैंने जी चोंग कोंग की तरफ ऐसे देखा जैसे वो मेरे सामने कोई मामूली कीड़ा हो। तुम्हारी औकात नहीं कि जान सको मैं कौन हूं, लेकिन मुझे अपना पूर्वज कह सकते हो। इतना कहकर मैंने आराम से उसकी गर्दन तोड़ दी, उसका ट्रू इमॉर्टल एसेंस निगल लिया और पहाड़ की चोटी पर बने सुनहरे महल की तरफ मुड़ गया। रुक्स मिंगाओ, मैंने गूंजती आवाज में आदेश दिया। आज से ताइगू डिवाइन माउंटेन का नाम बदलकर हेवन स्वेलोइंग डेमन कोर्ट रखा जाता है। अपर रियल्म के 3,000 दांव स्टेट्स में जो झुकेगा वो फलेगा फूलेगा और जो विरोध करेगा वो मारा जाएगा। हर डिवाइन और होली मेडन को पकड़कर हरम में लाओ और हर एक रिसोर्स ट्रेजरी को खाली कर दो। सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैंने इस पर्वत को आधार बनाकर आसपास के 800 दांव स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। कहीं कोई बराबरी की लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ एक तरफा कत्लेआम और लूटपाट। इस अपर रियल्म में जहां ट्रू इमॉर्टल्स को कुत्तों की तरह देखा जाता था और इमॉर्टल किंग हर जगह घूमते थे, वहां मेरे जैसे पीक क्वाजी एम्परर को संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन पिछले जन्म का युद्ध अनुभव, मेरा म्यूटेटेड कैओस सुप्रीम बॉडी और हेवन स्वेलोइंग डेमोनिक आर्ट, इन तीनों ने मुझे अजेय बना दिया। मैं लोगों को मारकर उनकी कल्टीवेशन निगलता गया और उनका डेस्टिनी छीनता गया। सिर्फ 3 दिनों में मैंने जबरदस्ती क्वाजी एम्परर की सीमा तोड़ दी और सीधे इमॉर्टल किंग रियलम में कदम रख दिया। इतनी तेज उन्नति ने पूरी कल्टीवेशन दुनिया की समझ को तोड़ कर रख दिया और आखिरकार इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च इच्छा को भी क्रोधित कर दिया। हेवनली दांव जाग उठा। कभी चमकता हुआ इमॉर्टल आसमान एक पल में बेरंग हो गया। अनगिनत आकाश गंगाओं जितनी विशाल और चमकती हुई लॉज की जंजीरों से बनी एक महाकाय आंख अंधेरे शून्य में धीरे धीरे खुलने लगी। उसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडा निर्मम फैसला था। वो थी आई ऑफ हेवनली दांव। उसकी गूंजती हुई इच्छा सीधे मेरे दिमाग में उतरी। तुम इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए एक विसंगति हो और तुम्हारा मिटाया जाना अनिवार्य है। उसी क्षण मेरे ऊपर एक अदृश्य मृत्यु आदेश उतर आया। ये बिजली की तरह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि ऐसा कॉन्सेप्चुअल इरेजर था जिसमें खुद हेवनली दांव हकीकत को दोबारा लिख रहा था। अगले ही पल कॉज़ैलिटी का नियम सक्रिय हो गया और इस दुनिया में मेरे अस्तित्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड एक एक करके मिटने लगा। जिन लोगों ने मुझे जाना था वो धीरे धीरे मेरा नाम तक भूलने लगे। यहां तक कि मेरा अपना शरीर भी पारदर्शी होने लगा, जैसे मेरा अस्तित्व ही दुनिया से मिटाया जा रहा हो। कर्मा एरेस, मैंने हल्की हंसी हंसी। मेरा चेहरा गायब हो रहा था, लेकिन उसमें डर की एक बूंद भी नहीं थी। मैंने अपना लगभग अदृश्य हो चुका दाहिना हाथ उठाया और खाली वॉइड को पकड़ लिया। लेकिन मैं मना करता हूँ। हेवन स्वॉलोइंग डेमोनिक आर्ट, कंसेप्चुअल प्लंडर सिस्टम, रिवर्स हैक, रीराइट लॉजिक। मेरी आवाज पूरे वॉइड में गूंजी। अगर तुम मेरे अस्तित्व को नकार सकते हो तो मैं तुम्हारे उस नकार को ही निगल जाऊंगा। वो भयानक कॉजल लॉ जो एक इमॉर्टल एम्परर तक को दुनिया से मिटा सकता था, मेरे शरीर के अंदर बने ब्लैक होल में जबरदस्ती खिंच गया और पूरी तरह निगल लिया गया। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन डिक्री निगला गया, मेरा पारदर्शी शरीर तुरंत वापस ठोस रूप में आ गया। और क्योंकि मैंने हेवनली डाओ के लॉज का एक हिस्सा निगल लिया था,
मेरी ऑनरा अब इतनी रहस्यमय हो चुकी थी कि मैं पूरी तरह 3 रियलम्स और 5 एलिमेंट्स से बाहर निकल चुका था। हेवनली डाओ की विशाल आंख साफ तौर पर स्तब्ध थी। उसका रियलिटी डिलीशन प्रोग्राम मेरे जैसे वायरस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं धीरे धीरे वॉइड में कदम बढ़ाते हुए उस विशाल आंख के करीब जाने लगा। हर कदम के साथ मेरी हंसी और ज्यादा पागल होती गई। चलो अब जो भी चाल बची है इस्तेमाल कर लो, मैंने हंसते हुए कहा, वरना अगली चाल मेरी होगी। हेवनली डाओ आखिरकार क्रोधित हो गया। जब कॉजलिटी काम नहीं आई तो उसने सीधे एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अनगिनत सितारे एक साथ जल उठे। पूरे वॉइड में लाखों एनर्जी एविटार्स प्रकट हुए और हर एक के पास इमॉर्टल एम्परर स्तर की शक्ति थी। ये ऐसी सेना थी जो पूरे कॉस्मिक एरा को मिटा सकती थी। अब आया असली मजा। मैं मुस्कुराया। मेरे सफेद बाल अचानक खून जैसे लाल हो गए। इटर्नल डीमन डोमेन। मेरी दहाड़ के साथ मेरे शरीर से एक विशाल काला डोमेन फैल गया जिसने अरबों मील तक फैले स्टाररी स्पेस को निगल लिया। इस क्षेत्र के अंदर रियलिटी के नियम मेरे आदेश पर झुक गए। पानी आग बन सकता था, जीवन मृत्यु बन सकता था, और यहाँ हेवन का असली मालिक मैं था। मैं लाखों क्लोन्स में बदल गया और हेवनली डाओ के एविटार से टकरा गया। ये ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई साधारण प्राणी कभी समझ नहीं सकता था। अनगिनत सितारे फट रहे थे, ग्रैंड डाओ लॉज टूट रहे थे, हर पल ब्रह्मांड कांप रहा था। लेकिन मेरी असली बॉडी उस अराजक युद्ध के बीच एक फैंटम की तरह आगे बढ़ रही थी। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, हेवनली डाओ का मूल। मैं उस विशाल आंख तक पहुंच गया। उसके सामने मेरा शरीर धूल के कण जितना छोटा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि पूरा यूनिवर्स तोड़ा जा सकता था। मुझे दे दो, मैंने पागल मुस्कान के साथ कहा और दोनों हाथ सीधे उस विशाल आंख के अंदर घुसा दिया। पूरे मल्टीवर्स की गहराई से एक दर्दनाक चीख गूंजी। हेवनली डाओ घायल हो चुका था। दोस्त, मैंने मन में सिस्टम से कहा, इसे पूरी तरह सुखा दो। रिसीव्ड, सिस्टम की आवाज आई। फुल पावर प्लंडर मोड एक्टिवेटेड। एस्टिमेटेड डवोरिंग टाइम 10 मिनट। मेरे दोनों हाथ विशाल ब्लैक होल वॉर्टेक्स में बदल गए और हेवनली डॉ की ओरिजिन पावर को तेजी से खींचने लगे। विशाल आंख बुरी तरह कांपने लगी। उसने मुझे हटाने के लिए आसपास का स्पेस तक विस्फोट कर दिया, लेकिन मैं खून चूसने वाली जोंक की तरह उससे चिपका रहा। मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। हेवनली डाओ की ओरिजिन एसेंस तेजी से मेरे अंदर बहने लगी। पूरे अपर रेल्म में भयानक उथल पुथल मच गई। मेरी आंखों में पागलपन चमक उठा। अगर तुम इतने कमजोर हो, मैंने सोचा, तो क्यों ना तुम्हें पूरी तरह तोड़कर मैं खुद नया हेवन बन जाऊं। अगले ही पल पूरे मल्टीवर्स में एक साफ टूटने की आवाज गूंजी। हेवनली डाओ आई आखिरकार मेरी पागल डिवॉरिंग शक्ति के सामने हार गई। वो बीच से फट गई और उसमें से अनंत ओरिजिन एनर्जी का प्रलयकारी सागर बाहर निकला, जिसने मुझे पूरी तरह निगल लिया। उस चमकती रोशनी के अंदर मेरी कल्टीवेशन फिर से पागलों की तरह बढ़ने लगी। इमॉर्टल किंग, इमॉर्टल एम्परर, और फिर सीधे उस लेजेंडरी रेल्म की ओर जहां कभी कोई नहीं पहुंचा था, डोमिनेटर रेल्म। लेकिन ठीक उसी समय जब मैं हेवनली डाओ को पूरी तरह एसाइमुलेट करके अपनी अल्टीमेट इवोल्यूशन पूरी करने वाला था, टूटी हुई हेवनली डाओ आई के अंदर से एक सफेद चमकदार जेड जैसी हथेली बाहर आई। उसने बेहद धीरे से मेरी माथे पर हाथ रखा, लेकिन उसी पल मेरा कथित अजेय शरीर पूरी तरह जम गया। फिर एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सबसे ज्यादा परिचित भी थी और सबसे ज्यादा अजनबी भी। क्या इतना काफी है मेरे इनर डीमन? मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल मेरी ही थी। हेवनली डाओ के विनाश के बाद बची हुई दुनिया में अब कोई दिशा नहीं थी, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ एक फीका अंधा कर देने वाला वॉइड था। और मेरे माथे पर हाथ रखने वाला व्यक्ति बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई भावना नहीं थी, और उसके हाथ के नीचे मेरी डोमिनेटर रेल्म की शक्ति भी किसी मजाक जैसी महसूस हो रही थी। बुरा नहीं है, उसने सपाट आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ट्रू बॉडी हूं और पिछले युग का इस मल्टीवर्स का हेवन स्वॉलोइंग डीमन वेनरेबल भी। और तुम, उसने मेरी तरफ देखा, तुम सिर्फ मेरी काटी हुई एक ऑब्सेशन हो, एक ऐसा वेसल जिसे मैंने जानबूझकर तैयार किया ताकि तुम नए हेवनली डाओ को निगल सको। उसके शब्द 9 हेवन थंडरबोल्ट की तरह मेरे दिमाग में गूंजे। वेसल, मैं गुस्से से हंस पड़ा। मेरा शरीर स्थिर था, लेकिन मेरी आंखों में वही घमंड और जंगली आग थी। बूढ़े, क्या इतने लंबे समय तक सोने के बाद तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? तभी सिस्टम पैनल, जिसने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया था, अचानक वॉइड में प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसमें ना लक पॉइंट्स थे, ना क्वेस्ट्स। वो अरबों रनिक पैटर्न से बना एक मैकेनिकल हार्ट बन चुका था। ये मेरी पिछली जिंदगी का डॉ फ्रूट है, हॉन्ग मॉन्ग हेवन सीक्रेट, उसने शांत स्वर में कहा। अगर मैंने तुम्हें ये चीट नहीं दिया होता, अगर मैंने डेस्टिनी सन्स को तुम्हारे भोजन के रूप में तैयार नहीं किया होता, तो तुम्हारे जैसा टूटा हुआ ऑब्सेशन कुछ ही वर्षों में हेवनली डाओ ओरिजिन को संभालने लायक कैसे बनता। अब फल पक चुका है, अब हार्वेस्ट का समय है। उसकी उंगलियां कस गईं। वापस लौट आओ, मेरे साथ असिमिलेट हो जाओ, हम फिर अपनी पीक पर लौटेंगे।
और उससे भी आगे जाएंगे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मैकेनिकल हार्ट से अनगिनत पारदर्शी थ्रेड्स निकली और मेरी सोल की गहराइयों में घुस गईं। फाइनल डायरेक्टिव एक्टिवेटेड, होस्ट परमिशंस रिवोक्ड, पर्सनैलिटी एंड मेमोरीज फॉर्मेटिंग स्टार्टेड, एक्सट्रैक्टिंग केओस सुप्रीम बोन, ट्रांसफरिंग हेवनली डाओ ओरिजिन। अचानक मेरे अंदर ऐसा दर्द उठा जो हजारों बार जिंदा काटे जाने से भी ज्यादा भयानक था। ये शरीर का दर्द नहीं था, ये खुद को खोने का डर था। मेरी यादें धुंधली होने लगी। मैं समझ गया, मुझे एक खाली किताब बनाया जा रहा था जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ शक्ति को संभालना था। तुम खुद को डीमन वेनेरेबल कहने के लायक समझते हो? मैंने दांत पीसते हुए कहा। शक्ति के पीछे भागते भागते तुमने अपनी इच्छाएं काट दी, अपनी भावनाएं मिटा दी, खुद को एक पत्थर बना दिया। मैं लालची हूं, मैं निर्दयी हूं, मैं अत्याचारी हूं, लेकिन मेरे अंदर खून है, जुनून है। मैं चाहता हूं कि हेवन मेरे सामने झुके। मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चले। यही असली डीमन का मतलब है। मैं तुम्हारा इनर डीमन नहीं हूं, मैं यदिनियन हूं। मेरी इच्छा शक्ति विस्फोट की तरह फूटी और सिस्टम के फॉर्मेटिंग प्रोसेस को पहली बार रोक दिया। उसके मृत जैसे चेहरे पर पहली बार भावना की एक हल्की लहर आई। बेकार संघर्ष, उसने कहा। मेरे लॉज के सामने तुम्हारी विल पावर कुछ नहीं है। तुम्हारे घटिया लॉज। मैंने दहाड़ लगाई। मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी तरह पागलपन था। मेरा शरीर नहीं हिल सकता था, लेकिन मेरी केओस सुप्रीम बोन पर अभी भी मेरा नियंत्रण था। तुम्हें यह सिस्टम चाहिए? तुम्हें हेवनली डाओ ओरिजिन चाहिए? तो ले लो सब कुछ। मेरी सोल की गहराई से एक दुनिया हिला देने वाली चीख निकली। मैंने केओस सुप्रीम बोन को खुद ही विस्फोट कर दिया। उसी समय मेरे अंदर मौजूद अधूरी हेवनली डाओ ओरिजिन भी जल उठी। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने अपनी सोल को एक ब्लेड में बदला और सीधे उस मैकेनिकल हार्ट में घुसा दिया। तो फिर हम दोनों साथ मरेंगे। उस फीके वॉइड में बिग बैंग से भी बड़ा विस्फोट हुआ। एक डोमिनेटर स्तर की शक्ति वाला पागल अस्तित्व जिसके अंदर यूनिवर्स की ओरिजिन थी और सिस्टम कोर, दोनों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। पहली बार उसके चेहरे की शांति टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी एक छोटी सी ऑब्सेशन इतनी खतरनाक होगी कि असिमिलेशन स्वीकार करने की जगह पूर्ण विनाश चुन लेगी। ऊर्जा का भयानक तूफान हम दोनों को निगल गया। वहां कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि उस पल आवाज पैदा करने वाला माध्यम तक मिट चुका था। वहां सिर्फ रोशनी थी, अनंत रोशनी, ऐसी रोशनी जो सब कुछ नष्ट कर रही थी। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, शायद सिर्फ एक पल या शायद अरबों साल। लेकिन जब आखिरकार वो विनाशकारी चमक खत्म हुई तो खाली वॉइड में एक छोटा सा काला बिंदु दोबारा दिखाई दिया। वो बिंदु धीरे धीरे कांपने लगा, फैलने लगा और आखिरकार एक इंसानी शरीर का रूप लेने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब मेरे माथे के बीचों बीच एक ब्लड रेड वर्टिकल स्लिट बन चुका था। ये उस टूटे हुए सिस्टम कोर की छोड़ी हुई इटर्नल ब्रांड थी। मैंने अपने हाथों को देखा और हल्की मुस्कान दी। मैं अभी भी यहां हूं। उस अंतिम विस्फोट में भी मैं बच गया। वो भावनाहीन, जरूरत से ज्यादा तर्क से चलने वाला मेरा ट्रू बॉडी मौत के गहरे डर के सामने आखिरकार कांप गया था। लेकिन मैं, इनर डीमन जो पूरी तरह पागल जुनून से बना था, मुझे मौत का जरा भी डर नहीं था। और इसी वजह से मैं उसके टूटते हुए रेमनेंट सोल को निगलने में सफल रहा। जीत तय हो चुकी थी। अब से इस दुनिया में ना कोई पुराना हेवन स्वॉलोइंग डीमन वेनरेबल था, ना ही कोई हेवनली डेस्टिनी सिस्टम। अब सिर्फ एक ही अस्तित्व बचा था, मैं। ये दिन सिस्टम, मैंने अपने मन में धीरे से पुकारा। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो ठंडी मैकेनिकल वॉइस हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि सिस्टम के फंक्शंस खत्म नहीं हुए थे। वो पूरी तरह मेरे अस्तित्व में मिल चुके थे। अब मेरी आंखें कर्मा को सीधे देख सकती थीं। मेरे हाथ रियलिटी की किसी भी चीज को लूट सकते थे। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद सिस्टम बन चुका था। मैंने बस हल्के से हाथ हिलाया और सुप्रीम लॉज को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर मैंने पूरी दुनिया की स्थिति को पलट दिया। उसी समय की टाइमलाइंस में अपर रेल्म का हेवन स्वॉलोइंग डीमन कोर्ट पूरी तरह अराजकता में डूब चुका था। हेवनली डाओ टूट चुका था। लॉज बिखर चुके थे। आसमान में विशाल स्पेशियल रिफ्ट्स खुल चुके थे। अलग अलग डाओ स्टेट्स की बची हुई शक्तियां अब अपना फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ रही थीं। डीमन कोर्ट के खंडहरों के बीच खड़ा मंगो ऊपर आसमान में बने विशाल ब्लैक होल को देख रहा था। उसके चेहरे पर निराशा थी, क्योंकि मैं पूरे 300 सालों से गायब था। वहीं दूसरी तरफ पूरे शरीर पर खून से लथपथ सुरुकु डीमन कोर्ट के ग्रैंड हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे गद्दारों की लाशों का पहाड़ बना हुआ था। उसकी आंखों में पागल भक्ति की आग जल रही थी। वो विद्रोहियों पर चिल्लाई, चुप हो जाओ, मेरा मास्टर कभी मर नहीं सकता। वो अजेय हैं। जो भी डीमन कोर्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश करेगा, मैं उसे खुद खत्म कर दूंगी। तभी उसी क्षण आसमान में बने विशाल ब्लैक होल से एक पैर बाहर निकला, बस एक कदम, और पूरा टूटता हुआ यूनिवर्स तुरंत स्थिर हो गया। बेकाबू लॉज शांत हो गए। और इस समय जो भी जीव जहां भी लड़ रहे थे, चाहे उनकी कल्टीवेशन कुछ भी हो, सबने बिना किसी आदेश के घुटने टेक दिए। ये डर की वजह से नहीं था, ये किसी दबाव की वजह से नहीं था, ये जीवन के मूल स्तर पर हुई एब्सोल्यूट सप्रेशन थी। मेरी नजर नीचे फैले अनगिनत रेल्म्स पर गई। फिर मैंने सिर्फ 3 शब्द बोले, लेकिन वो शब्द
पूरे मल्टीवर्स के हर कोने में सुप्रीम डिक्री की तरह गूंज उठे। मैं वापस आ गया हूं, डीमन लॉर्ड के लौटने का स्वागत है। सबसे पहले सुरुकु ने प्रतिक्रिया दी। उसने अपने खून से सने डैगर्स गिरा दिए और घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मंगाओ, होली मैडन्स और डीमन कोर्ट के अनगिनत सदस्य एक साथ चिल्ला उठे। उनकी आवाजें आसमान को चीर गईं। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और डीमन कोर्ट के थ्रोन पर बैठ गया। मैंने घुटनों पर झुकी भीड़ को नजरअंदाज किया और बस अपना हाथ उठाया। फिर टूट चुकी दुनिया पर धीरे से हाथ फेरा। रिस्टोर। मेरे सिर्फ एक शब्द बोलते ही टूटे हुए पहाड़ वापस उठ खड़े हुए। सूखी हुई नदियां फिर से पानी से भर गईं। मरी हुई वनस्पतियों में नई जान आ गई और रियलिटी के नए लॉज सिर्फ मेरी एक सोच से लिख दिए गए। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ एक एब्सोल्यूट रूल बनाया, कमजोर ताकतवर का शिकार होगा और विजेता ही राजा होगा। ये सब करने के बाद मैं अपने थ्रोन पर आराम से पीछे झुक गया। मेरी नजर स्पेस और डिमेंशन की अनगिनत परतों को पार करती हुई सीधे तुम्हारी तरफ आ गई। हाँ, मैं तुम्हें ही देख रहा हूं। मेरी आंखों में एक शरारती मुस्कान चमकी। मैंने वॉइड की तरफ वाइन ग्लास उठाया और एक टोस्ट किया। सभी प्रोटोगोनिस्ट्स मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। ये कहानी आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरी दुनिया में असली शिकार और लूट अब शुरू हुई है और अगला प्रोटोगोनिस्ट जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है इस बार तुम थोड़े ज्यादा मजबूत होगे।